अब नेक्स्ट है हम लोगों का लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स शेयर। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स ही हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, बेंडिंग पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे शेयर के बारे में। अब शेयर में बहुत ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस उसको समझ लीजिए, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूलाज पे आ जाएंगे। ठीक है, अब शेयर क्या होता है, हम लोगों को एक जनरल आइडिया तो है कि जब भी हम लोगों का कोई इस तरह से फोर्स लगता है, और ये हम लोगों का अगर कोई एक मटेरियल है, तो ये मटेरियल में अगर हम लोगों का इस तरह से कोई फोर्स लग रहा है, या इसको यहाँ अगर हम लोगों का कोई इस तरह से टॉप सरफेस पे फोर्स लग रहा है, तो ये वाला सरफेस इधर उसको रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि इस वाले लाइन पे आप कह सकते हैं कि ये टॉप वाला जो पोर्शन है ये हम लोगों का आगे की तरफ जा रहा है, ये बॉटम वाला पोर्शन जो ये हम लोगों का पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसमें शेयर एक्ट कर रहा है। यही होता है आपका शेयर। जब आपका लोड, आपका ये बीम है, इस बीम के ऊपर में जब आपका लोडिंग आता है, तो लोडिंग आने के वजह से पहले ये हॉरिजॉन्टल शेयर आपका डेवलप होता है। अब जब उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल शेयर है, तो हम लोग ये सोम में पढ़ते हैं कि ये हम लोगों का जो शेयर आ रहा है ये वो शेयर है, और इसको बैलेंस करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री हम लोगों का एक शेयर आता है। ये हुआ हम लोगों का शेयर हॉरिजॉन्टल, और ये हो गया हम लोगों का शेयर वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल हम लोगों को ट्रबल क्रिएट नहीं करता है, ट्रबल क्रिएट करता है ये वर्टिकल वाला शेयर। अब ये वर्टिकल शेयर क्या करता है कि अगर इसी को अगर हम लोग बीम का डेप्थ बना दें, ये बीम है आपका, तो इस बीम के ऊपर जब लोडिंग आया तो ये बीम या तो फेल कर सकता है बेंडिंग में। तो इसका हम आपको अब तक तो पूरा जो हम लोग अब तक स्टोरी समझे हैं वो हम लोग यही समझे हैं कि बीम में अगर बेंडिंग आएगा तो फिर बीम कैसे बिहेव करेगा। या तो बीम सिंगली रेनफोर्स्ड होगा या तो बीम डबली रेनफोर्स्ड होगा। सिंगली होगा तो कैसे रेनफोर्समेंट देंगे, बॉटम के साइड में देंगे। डबली होगा तो बॉटम और टॉप दोनों में देंगे। ये तो हम लोग समझ गए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बीम बेंडिंग में ही फेल करे, बीम शेयर में भी फेल कर सकता है। क्योंकि हम आपको जो पीछे स्लाइड दिखाए थे उस स्लाइड में हम आपको यही समझाए थे कि एक बीम के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस आ सकते हैं। तो बीम के ऊपर आपका आ सकता है बेंडिंग, बीम के ऊपर आपका आ सकता है शेयर, बीम के ऊपर आ सकता है टॉर्जन। तो अभी तो फिलहाल हम लोग टॉर्जन इस वाले पार्ट में नहीं कवर करेंगे, टॉर्जन नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे। लेकिन अभी के लिए तो आपको ये समझना है, या डिप्लोमा लेवल पे आपको ये समझना है कि बेंडिंग और शेयर आपके बीम में आता है। अब इसमें से वो किसके लिए फेल करेगा ये आपको पता नहीं है, तो आपको दोनों के लिए चेक करना पड़ता है। जब आप बीटेक लेवल पे जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो आपको बेंडिंग और शेयर दोनों के लिए चेक करना है। डिप्लोमा लेवल पे जब हम लोग कर रहे हैं तो हम लोगों का बेंडिंग अलग चैप्टर में रहता है। पहले बेंडिंग का हम लोग रेनफोर्समेंट कैलकुलेट कर लेंगे, वो एक टाइप का न्यूमेरिकल होगा। दूसरा हो सकता है आपको शेयर के लिए चेक करने के लिए देगा, वो डिफरेंट न्यूमेरिकल होगा। दोनों को जब आप कंबाइन करके एक पेज पे एक सॉल्यूशन बना देंगे तो वो आपका बीटेक वाले पार्ट के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा, या एसएससी मेंस के लिए आपका वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका ये बीम बेंड हो रहा था तो बेंडिंग में फेल हो रहा था। अब कभी कभी क्या होता है कि लोड या तो बहुत हैवी हो जाता है, या तो वो एक पॉइंट पे किसी इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है, और या नहीं तो ये स्पैन बहुत छोटा होता है और इसके कॉम्पेरेटिवली ये बीम का साइज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, छोटे स्पैन पे ज़्यादा डेप्थ का बीम, तो ये बेंड हो नहीं सकता है, तो बेंडिंग में फेल नहीं करेगा, ये फेल कर जाएगा शेयर में कुछ इस तरह से। अब ये जो इस तरह से फेल किया, ये फेल किया इस वर्टिकल शेयर की वजह से। ये वर्टिकल शेयर हम लोग अगर कैलकुलेट कर लेंगे फोर्स, तो इसके हिसाब से जो स्ट्रेस आ रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। फोर्स पता रहेगा तो स्ट्रेस निकाल देंगे एरिया के हेल्प से। और जब ये हम लोगों को स्ट्रेस पता चल जाएगा तो हम लोग चेक कर लेंगे कि हम लोगों का कंक्रीट इस स्ट्रेस को अकेला बियर कर सकता है, तो उसके रेनफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शेयर के लिए। लेकिन अगर नहीं कर सकता है कंक्रीट अलोन उसको बियर, तो हम लोगों को जैसे बेंडिंग में कंक्रीट और रेनफोर्समेंट मिलके नहीं बियर, सॉरी कंक्रीट नहीं बियर कर पा रहा था, तो कंक्रीट जब नहीं बियर कर पा रहा था तो उसके जगह पे आप डिसाइड किए कि इसको रेनफोर्समेंट का हेल्प कर देते हैं। जैसे ही रेनफोर्समेंट का हेल्प कर दिए बॉटम साइड में, तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम उस लोड को बियर कर लिया। जब ये भी नहीं कर पाया तो आप फिर इसको टॉप में सपोर्ट दे दिए, तो टॉप में दे दिए तो ये क्या हो गया, डबली रेनफोर्स्ड बन गया, फिर ये इस लोड को सपोर्ट कर गया। नहीं कर गया तो साइज़ बढ़ा दिए, फिर से रेनफोर्समेंट बढ़ा दिए, लेकिन सपोर्ट कर गया। जब आपका शेयर आएगा तो शेयर की वजह से भी फेल होगा बीम, तो उसके लिए भी तो कोई सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो वो सॉल्यूशन हम लोग फिर रेनफोर्समेंट के केस में देते हैं कि जब कंक्रीट नहीं कर सकता है, जब कंक्रीट शेयर को कुछ रेजिस्ट कर सकता है, उसका कुछ अपना कैपेसिटी है, अगर वो उस स्ट्रेस से, अगर आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा है कंक्रीट का, तब तो वो शेयर आपका रेजिस्ट हो जाएगा। नहीं है तो हम लोगों को रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा।
अब ये रेनफोर्समेंट किस टाइप से हम लोग देते हैं, हम लोगों का ये एक बीम है, अब इस बीम में आपका शेयर आ रहा था, अब शेयर कैसे आ रहा था, तो ये आपका स्पैन है और इस स्पैन में आपका यहाँ पे इस तरह से लोड लगा हुआ है, तो लोड लगा हुआ है तो इसमें आपका शेयर डेवलप हुआ। इसके लिए आप बनाते हैं शेयर फोर्स डायग्राम। ये अब हम लोग वापस बेसिक्स में आ गए, यूडीएल के लिए कुछ ऐसा आप शेयर फोर्स डायग्राम बनाते थे। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, मैक्सिमम शेयर फोर्स मिल रहा है। तो यहाँ से आप शेयर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो आपको आता है, ये तो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं कि ये लोडिंग डायग्राम है, इसके लिए आप एसएफडी बनाते हैं और बीएमडी बनाते हैं। तो बीएमडी का काम तो हो गया हम लोगों का इससे पहले वाले चैप्टर में बेंडिंग के लिए। अब हम लोग शेयर पे आए हैं तो हम लोगों को शेयर का डायग्राम बनाना है। ये वैल्यू वी का अगर आप निकाल लीजिएगा, इसके वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम आपका शेयर फोर्स है। इसका मतलब है कि इसी किसी जोन में आपका मैक्सिमम जो है वो आपका स्ट्रेस आएगा और उसके वजह से इसी जोन में से या फिर इस वाले साइड में इस जोन में से आपका बीम जो है वो शेयर में फेल कर जाएगा। अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा होगा, सिंपली सपोर्टेड में यूडीएल है, कुछ ऐसा होगा। इसका मतलब है कि आप इससे क्या समझे कि बेंडिंग जब होगा तो सेंटर पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब है कि ये बीम कहीं सेंटर पॉइंट पे से टूटेगा। तो आप रेनफोर्समेंट लगा दिए, रेनफोर्समेंट लगा के कॉलम के अंदर तक उसको इंसर्ट कर दिए, वो रेनफोर्समेंट आपका बियर कर लिया उस लोड को। शेयर के केस में मैक्सिमम सपोर्ट पे फोर्स आ रहा है, इसका मतलब है कि फेलियर पैटर्न सपोर्ट्स पे होगा। इसको अगर हम लोग 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें और इसको भी 2 बोल दें, तो 1 पे फेल होगा बेंडिंग की वजह से, 2 पे फेल होगा शेयर की वजह से। तो दोनों साइड क्योंकि यूडीएल है और सेम फोर्स है तो दोनों में से किसी को भी कंसिडर कर लीजिए, मिरर इमेज ही होगा, इसलिए हम लोग दोनों का नाम 2 दिए। 3 होता तो दूसरा वैल्यू होता तो 3 दे देते, ठीक है। ये निकालना आसान है आपके लिए। तो हम लोगों को पता है कि हम लोग फैक्टर्ड शेयर फोर्स निकाल सकते हैं। फैक्टर्ड क्यों, क्योंकि लिमिट स्टेट है। तो शेयर फोर्स निकाल लेंगे, सिर्फ उसको फैक्टर्ड कर देंगे 1.5 से, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू शेयर फोर्स। आपका नॉर्मल कितना होता है इस केस में, अगर हम लोग इसको W बोले, W किलो न्यूटन पर मीटर, और ये स्पैन अगर आपका L है तो आप जानते हैं कि ये WL/2 जो होता है वो आपका यहाँ पे वैल्यू होता है। नहीं अगर पता है तो याद कर लीजिए, बहुत बेसिक चीज़ है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है मैकेनिक्स में, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर्ड शेयर फोर्स आ गया। अब आपको पता है कि अगर आपको फैक्टर्ड शेयर स्ट्रेस निकालना है तो स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया। लोड है आपका क्या, फैक्टर्ड शेयर फोर्स, इसको हम लोग नाम देते हैं VU। इसको इरेज कर देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं VU। तो VU का फॉर्मूला 1.5 इंटू WL/2। अब शेयर स्ट्रेस निकालना है तो ये हो जाएगा VU डिवाइडेड बाई BD। BD ही वो एरिया है, ये B है आपका टोटल इस बीम का विड्थ, और टोटल डेप्थ तो हम लोग लेते नहीं है, हम लोग लेंगे ही इफेक्टिव डेप्थ जो एक्चुअल में ये सारे चीज़ों को रेजिस्ट कर रहा है। मैक्सिमम जगह पे RCC में आप इफेक्टिव डेप्थ ही देखेंगे, रीज़न ही यही है इसका, ठीक है। तो VU/BD करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, शेयर स्ट्रेस आ जाएगा। इस शेयर स्ट्रेस को हम लोग कहते हैं नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस मतलब है कि कितना स्ट्रेस आपका ऑन एन एवरेज जो है वो आपके बीम में आ रहा है। ये स्ट्रेस आप निकाल लीजिए, इसको हम लोग डिनोट करते हैं टाउ वी से। ये सारे जो डिनोशन है ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर आप सही से नहीं लिखेंगे तो इस पर भी मार्क्स कट जाता है। तो टाउ वी है आपका VU/BD। VU आप निकाल लिए 1.5 इंटू WL/2 से। जब आप नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकाल लेते हैं तो इसके बाद स्टोरी क्या कहता है कि आपके कंक्रीट में अगर कैपेसिटी है रेजिस्ट करने का तो वो स्ट्रेस को रेजिस्ट कर लेगा, नहीं है तो हम लोगों को इसके लिए रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो कौन सा रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो हम लोगों के शेयर को रेजिस्ट कर ले, वो होता है हम लोगों का ये जो वर्टिकल स्टीरअप्स आप अपने बीम में देखते हैं। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें हम लोग सिर्फ बॉटम और टॉप के रेनफोर्समेंट की बात कर रहे थे। बीम अगर आप अपने घरों में कहीं पे देखे हैं तो वहाँ तो आपको पता है कि ये केजिंग बना हुआ रहता है। तो ये केजिंग का काम क्या होता है, एक तो ये आपके रेनफोर्समेंट को अपने प्लेस पे होल्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है, ये तो एक इसका काम हो गया।
दूसरा इसका काम ही मेन जो है वो यही है कि जो भी शेयर आ रहा है वो वर्टिकल आ रहा है, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में आपका ये जो है रेनफोर्समेंट है ये हेल्प करेगा आपको वर्टिकल शेयर लेने में। तो इसको जब हम लोग बीम में प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग कुछ ऐसा बनाते हैं कि ये हम लोगों का बीम है टॉप एंड बॉटम, तो इसमें हम लोग जो स्टीरप्स प्रोवाइड करते हैं, स्टीरप्स आप देखेंगे कि ऐसे प्रोवाइडेड रहता है। तो ये जो कुछ स्पेसिंग पे दिया जा रहा है और कुछ डायमीटर का आपका ये जो स्टीरप्स दिया जा रहा है, यही स्पेसिंग और ये डायमीटर हेल्प करता है जो यहाँ से आपका एक इस तरह से जो आपका शेयर आ रहा है फोर्स, इसको रेजिस्ट करने में। ये डायमीटर और इसके दो बार के बीच का स्पेसिंग कितना है, यही दो चीज़ हम लोगों को कैलकुलेट करके निकालना है। एक तो ये स्पेसिंग वी लिखे मतलब शेयर के लिए, तो ये स्पेसिंग आपको निकालना है, और दूसरा आपको निकालना है डायमीटर किसका, स्टीरप्स का। बस ये दो चीज़ आप निकाल लेंगे, इस दोनों के लिए पूरा कैलकुलेशन है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ग्रीन वाला बार आपको कितना प्रोवाइड करना है। बस हो गया, यहीं पे आपका शेयर। अगर आपका कंक्रीट नहीं ले पाता है अगर उस पूरे स्ट्रेस को, तब जा करके हम लोग ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से अब आपको कुछ टर्म्स क्लियर होने चाहिए। वो टर्म्स क्या है, ये तो हो गया पहला आपका फैक्टर शेयर फोर्स, दूसरा है आपका नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, तीसरा है आपका नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ। तो ये स्ट्रेंथ किसके पास होना चाहिए, कंक्रीट के पास होना चाहिए। तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ इन कंक्रीट, इसको हम लोग डिनोट करते हैं टाउ सी से, कि कंक्रीट के पास कितना टाउ है और स्ट्रेस कितने टाउ का आ रहा है, मतलब ऐसे समझने के लिए आपको बता रहे हैं। तो कंक्रीट के पास जो स्ट्रेंथ है वो उसका कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन अभी आपको बता देंगे कि कैसे निकालते हैं। डायरेक्टली कोई वैल्यू नहीं होता है इसका, ये हम लोगों को पता करना पड़ता है। जितना हम लोग एक बीम में ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्टील हम लोग अभी तक निकाल रहे थे, जैसे 425 का है, टॉप का स्टील मान लीजिए 216.5 का है, ये तक अभी हम लोग सिंगली रेनफोर्स डबल रेनफोर्स में कर रहे थे। इस रेनफोर्समेंट के हेल्प से हम लोग ये टाउसी निकालते हैं। ये टाउसी हम लोगों को बता देता है कि कितना हम लोगों का कंक्रीट का एक्चुअल स्ट्रेंथ है। यहाँ टाउवी से हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो इससे कंडीशन आता है कि अगर टाउसी जो है वो अगर आपका ग्रेटर देन टाउवी है, तो हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि देते ही नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आप कोई भी बीम अगर आप प्रैक्टिकली देखे हुए हैं तो आपको पता है कि केजिंग तो होता है उसमें, लेकिन हम लोग मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट दे देते हैं कि चलो रिक्वायरमेंट नहीं है मिनिमम दे दो। मिनिमम कितना क्राइटेरिया है वो भी अभी आपको फॉर्मूला बता देंगे, ठीक है। दूसरा केस बनता है कि अगर आपका टाउवी टाउसी से ग्रेटर है, इसका मतलब है कि कंक्रीट अलोन जो है अब शेयर बियर नहीं कर सकता है, इसका मतलब उसको हेल्प चाहिए रेनफोर्समेंट से। तो अब जो हेल्प चाहिए रेनफोर्समेंट से, तो अब ये रेनफोर्समेंट मिनिमम नहीं रहेगा, अब इसको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा लोडिंग के हिसाब से। तो ये भी लेकिन ध्यान रखना है कि कंक्रीट के कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया है, इसका मतलब कि कंक्रीट का जो शेयर स्ट्रेंथ है उस कंडीशन में जितना आप रेनफोर्समेंट दे रहे हैं उसके हिसाब से जो आपका स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा हो गया है। लेकिन कंक्रीट का एक मैक्सिमम भी आपका कैपेसिटी होता है कि इससे ज़्यादा तो कंक्रीट किसी भी हाल में बियर नहीं कर सकता है। ये तो अभी भी आप चेंज कर सकते हैं इस टाउसी को ना, इस 420 को अगर आप 416 कर दीजिएगा तो टाउसी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। लेकिन किसी भी केस में अगर आप M25 कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं तो इस M25 के लिए एक टाउसी मैक्स का वैल्यू आएगा जो कि फाइनल है, वो वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, वही रहेगा। अब जैसे M25 के लिए वैल्यू है 3.1 न्यूटन पर mm², ये IS कोड हम लोगों को बताता है। तो बस ये 3.1 आपका मैक्सिमम वैल्यू है। अब टाउवी और टाउसी ये सारा 3.1 के अंदर ही अलाउड हो सकता है, 3.1 से जैसे ही एक्सीड किया तो रीडिज़ाइन होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक केस लिख देते हैं कि इफ़ टाउवी इज़ ग्रेटर देन टाउसी मैक्स, इसका मतलब है कि रेड से लिख देते हैं कि रीडिज़ाइन, मतलब अब तो कोई कैलकुलेशन की बात ही नहीं होगी, सीधा सीधी रीडिज़ाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं इफ़ टाउवी इज़ ग्रेटर देन टाउसी, उसके बाद इसको इरेज करके भी लिख देते हैं सही से, इफ़ टाउसी मैक्स इज ग्रेटर देन टाउवी बट टाउवी इज ऑल्सो ग्रेटर देन टाउसी, इसका मतलब है कि यहाँ पे आएगा डिज़ाइन शेयर रेनफोर्समेंट। पहले दे रहे थे मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट, अब देंगे डिज़ाइन कर करके। अब डिज़ाइन में क्या क्या करेंगे यही आपको समझा दिए, SV
और फाई, ये 2 चीज़ हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, बस आपका निकल जाएगा फाइनल। शेयर में बस इतनी सी कहानी है। और ये भी आपको याद रख लेना है कि अगर टाउ सी मैक्स से ज़्यादा हो गया तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं होगा, वापस से स्टेप नंबर 1 में जाएंगे, फिर से नया फोर्स मतलब जो फोर्स है वो चेक करेंगे, उसके हिसाब से हम ये डी बढ़ा देंगे या बी बढ़ा देंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ बढ़ाएंगे, स्ट्रेस कम हो जाएगा। स्ट्रेस कम हो जाएगा, जैसे ही 3 टाउ सी मैक्स के अंदर आ जाएगा तो हम लोग स्टेप नंबर 3 के बदले, इसको अगर हम लोग 3 बोलते हैं तो 3 के बदले हम लोग 2 पे आ जाएंगे। 2 पे आ जाएंगे तो डिज़ाइन करने के लिए परमिशन मिल जाएगा, परमिशन मिल जाएगा तो हम लोग कुछ ना कुछ करके डायमीटर प्रोवाइड करके स्टीरअप्स दे ही देंगे। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों के बीच रह जाता है कि आपका ये नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ इन कॉन्क्रीट टाउ सी, ये आपका कैसे निकलेगा, क्योंकि इस सारे चीज़ों के लिए आपको चाहिए टाउ सी का वैल्यू। टाउ सी मैक्स के लिए भी तो एक टेबल आता है, वो तो हम आपको डायरेक्टली अभी एक टेबल दिखा देंगे, उसमें से डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगा, उसके लिए कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला होता है लेकिन आपको याद नहीं रखना है कि टाउ सी मैक्स के लिए जो फॉर्मूला है हम लोगों का वो है 0.63 अंडर रूट FCK। मगर ये याद रखने की ज़रूरत किसी जनरल एग्ज़ाम मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपको पता होना चाहिए, लेकिन सेमेस्टर वगैरह का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूला से हम लोग इसको नहीं निकालते हैं टाउ सी मैक्स को। हम लोग टाउ सी मैक्स IS कोड में जो हम लोगों का टेबल है, टेबल नंबर 20, उससे हम लोग डायरेक्टली जा करके वैल्यूज़ को जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, वो लमसम इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, 0.625 अंडर रूट FCK करके आपका वो वैल्यू आ जाता है। तो ये हम आपको सिर्फ एक फॉर्मूला समझाए कि ये फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो लमसम वैल्यू वही मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम साइड में इस तरह से मार्क कर दे रहे हैं, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है कि टाउ सी जो है इसके लिए है आपका IS कोड में टेबल नंबर 19, तो हम यहाँ पे आपको मेंशन कर देते हैं कि टेबल नंबर 19 ये है आपका टाउ सी के लिए, टेबल नंबर 20 ये है आपका टाउ सी मैक्स के लिए। ये दोनों चीज़ कहाँ मिलेगा, पेज 73 IS 456 2000 में। अब हम आपको इसका जो ये टेबल है, ये एक्चुअल टेबल हम आपको दिखा देते हैं, तो उससे फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि टाउ सी हम लोग कैसे निकालते हैं। अब पहले ये समझ लीजिए कि टाउ सी निकालेंगे कैसे, वो टेबल में क्या क्या गिवन होगा। तो टेबल में एक आपको गिवन होगा AST/BD। अब आपको ये AST/BD पता है, हम लोग सिंगली रेनफोर्स पढ़ चुके हैं अब तक, तो आपको पता है कि ये हम लोगों का PT का फॉर्मूला होता है, AST/BD × 100। ये AST/BD × 100 आपका एक कॉलम में इस तरह से लिखा होगा, यहाँ पे आपको कुछ परसेंटेज के वैल्यूज दिए होंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको गिवन होगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15, M20, M25 इस तरह से। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0.28 है, इसके बाद 0.29 है, 0.3 है, 0.35 है, इस तरह से आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन है। और इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू गिवन है कि जैसे यहाँ 0.6 है, यहाँ 0.8 है, यहाँ 0.82 है, फिर इसी तरह से M20 के लिए यहाँ पे हो सकता है 0.67 है, यहाँ पे 0.69 है, यहाँ पे 0.71 है, कुछ भी वैल्यूज़ गिवन है। रैंडम अभी हम वैल्यूज़ वगैरह इसका याद नहीं रखना पड़ता है, ये टेबल आपको गिवन रहता है किसी भी एग्जाम में बात करेंगे तो अगर हम आपको बोलते हैं कि M20 आपका कंक्रीट है और आपका परसेंटेज ऑफ स्टील जो आपके जो आप सिंगली रेनफोर्स या डबली रेनफोर्स बना रहे थे उसमें जो आपको परसेंटेज ऑफ स्टील आया, इसका मतलब क्या है कि ये आपका बीम है। इस बीम में आप यहाँ बॉटम में कुछ रेनफोर्समेंट दे रहे थे, ये बॉटम में आप ऐसे रेनफोर्समेंट दे रहे थे, क्यों दे रहे थे, बेंडिंग की वजह से। अब ये जो रेनफोर्समेंट है जो आप बेंडिंग की वजह से दे रहे थे, ये इस कंक्रीट में एक एडिशनल जो है वो आपको शियर स्ट्रेंथ का जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इसका ही हम लोग इफेक्ट यहाँ पे ले रहे हैं कि ये परसेंटेज जितना आप ज़्यादा दीजिएगा, अगर आपका बीम शेयर में फेल कर रहा है, एग्जांपल के लिए आपको कंक्रीट का साइज़ बढ़ाने का परमिशन नहीं दे रहा है आर्किटेक्ट कि कॉलम का साइज़ या बीम का साइज़ आप नहीं बढ़ा सकते हैं, तो आप एक काम कीजिए कि इस रेनफोर्समेंट को इंक्रीज़ कर दीजिए। ये तो आपके हाथ में है ना, क्योंकि आप डिज़ाइन इंजीनियर हैं, तो ये रेनफोर्समेंट को जहाँ आप 4.20 दे देते हैं वहाँ आप 4.25 कर दीजिए। एक्स्ट्रा होगा बीम में होगा, लेकिन आपका क्योंकि साइज़ जब नहीं बढ़ाने दिया जा रहा है और शेयर में अगर फेल हो रहा है, रीडिज़ाइन करने बोल रहा है, तो उस केस में कुछ तो करना होगा ना। तो ये सॉल्यूशन होगा हम लोग का कि हम लोग रेनफोर्समेंट बढ़ा देंगे, तो रेनफोर्समेंट 0.3 के बदले हो सकता है 0.4 हो जाएगा, तो उसके हिसाब से जो आपका यहाँ पे स्ट्रेंथ होगा टाउ सी ये ज़्यादा मिलेगा। तो ये दो चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, एक तो ये परसेंटेज ऑफ स्टील पे और एक आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। तो जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होंगे शेयर का,
उस केस में जब आपका क्वेश्चन गिवन होगा तो उसमें आपको ढूंढना है कि या तो परसेंटेज ऑफ स्टील के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे। अगर परसेंटेज ऑफ स्टील नहीं लिख रहा है तो आप ढूंढेंगे कि एटलीस्ट AST बता दे, ताकि आप AST डिवाइडेड बाई BD करेंगे तो आपको PT मिल जाएगा। और ग्रेड ऑफ कंक्रीट तो क्वेश्चन में लिखा ही रहता है कि M20 है या M25 है। तो आपको ये दोनों जो चीज़ें हैं ये दोनों आपको समझ में आ जाएंगी कि ये दोनों क्वेश्चन में कहाँ गिवन है। उसका डेटा निकाल लीजिए, ये वाला वैल्यू पता है उसके हिसाब से टेबल देख लीजिए। डायरेक्ट वैल्यू आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इंटरपोलेशन कर लीजिए। बस इतना ही सा इसमें काम है। आपको टाउसी निकल जाएगा और टाउसी के बाद टाउवी तो आप यहाँ से निकाल ही सकते हैं VU/BD करके। टाउसी मैक्स के लिए भी आपका एक टेबल है, वो टेबल भी आपका सिर्फ ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे आपका टाउसी मैक्स लिखा हुआ है वैल्यू, यहाँ पे आपको अलग अलग ग्रेड के लिए M15 के लिए, M20 के लिए, M25 के लिए, सबके लिए आपको यहाँ पे टाउसी मैक्स का जो है वो आपका वैल्यू गिवन है। ये तीनों में कुछ वैल्यू जो है वो आपको दिए रहेंगे। तो अब हम आपको टेबल दिखा देते हैं जिससे आपको ये जो स्टोरी है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ये है आपका टेबल नंबर 19। क्या लिखा है? डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट टाउसी। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, सेम जो हम आपको फॉर्मेट बना के दिए थे वही चीज़ है। AST/BD × 100, ये PT हो गया आपका। यहाँ पे कंक्रीट का ग्रेड आपको गिवन है, जो सभी आपका परसेंटेज ऑफ स्टील है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको टाउसी का वैल्यू मिल जाएगा। ये टेबल आपको एग्जाम में चाहे तो ऐसा छोटा सा बना के दे देगा, सिर्फ ये 3 वैल्यूज़ का। अगर आपको M15 या M20 के लिए करेगा और स्टील अगर आपका इतना होगा तो आपको सिर्फ ये 3 वैल्यूज दे देगा। इसका मतलब है कि आंसर इसी बीच में कहीं पे लाई कर रहा है, तभी आपको इतना छोटा सा टेबल दिया है। अगर आपको कोई यहाँ का वैल्यू देने वाला है तो हो सकता है आपको ये 3 वैल्यूज आपको कुछ ऐसा दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको छोटा छोटा टेबल बना के देगा। ये एक्चुअल टेबल है। ये टेबल दिया जाता है बीटेक में। जब बीटेक का एग्जाम होता है तो उसमें ये पूरा टेबल दिया जाता है कि क्वेश्चन थोड़ा वास्ट होता है, कहीं से भी आपको PT आ सकता है, कुछ भी वैल्यूज़ के आस मतलब ज़्यादा हाइयर वैल्यूज़ आ सकता है, इसलिए इसमें वास्ट दिया जाता है, पूरा टेबल दिया जाता है। डिप्लोमा में सिर्फ ये छोटा सा एक आपको कहीं ना कहीं पे टेबल दे देगा, या नहीं तो डायरेक्टली आपको बोल देगा कि टाउसी फॉर कुछ समथिंग परसेंटेज इतना है, जैसे 1% के लिए कुछ वैल्यू है जैसे 0.7, और फिर बोल देगा कि 1.5% के लिए 0.9। अब आपका जो PT है वो आ रहा है 1.2, 1.3, 1.4, वो इसके बीच में आ रहा है, आपको इंटरपोलेशन कर लेना है। ये इतना सा छोटा सा टेबल दे सकता है, लेकिन ये फॉर्मेट समझ में आना चाहिए कि ये क्या हो रहा है और ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं बताने को, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का जो टेबल है वो है टाउसी मैक्स का। ये टेबल 19 है। नेक्स्ट है आपका टेबल नंबर 20। क्या लिखा है? मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मतलब टाउसी मैक्स कंक्रीट में मैक्सिमम कितना स्ट्रेस ले सकता है, इससे ज़्यादा का तो बात ही नहीं होगा। जिसके आगे रीडिज़ाइन होना है वो अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए ये टाउसी मैक्स का वैल्यू है। 0.63 अंडर FCK कीजिएगा, मतलब जो FCK वो पुट कीजिएगा तो लमसम यही वैल्यूज़ आपको आएंगे। डेसिमल के बाद 2-3 डिजिट्स में राउंड फिगर कीजिएगा तो यही वैल्यूज़ निकल करके आता है। ठीक है, तो या तो ये वैल्यूज़ क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहता है, ऐसा कभी नहीं होगा डिप्लोमा लेवल पे या बीटेक के एग्जाम लेवल पे कि टाउसी मैक्स का वैल्यू नहीं देगा, या तो कोड ले जाने दे देगा और आपको कोड में से ढूंढना है कि ये चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं, और या नहीं तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लेना, वो आपके कन्वीनियंस के लिए है। तो हम लोग जैसे 0.60 अंडर FCK याद रखते हैं, आसान है। टाउसी मैक्स का टेंशन खत्म हो जाता है। टाउसी का कोई फॉर्मूला है नहीं, फॉर्मूला होता है फॉर्मूला, ये जो आखिर टाउसी आपका निकला है ये कहीं ना कहीं से तो निकला ही है, मगर ये फॉर्मूला इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में किसी भी सिविल इंजीनियर को ये टाउसी का फॉर्मूला जो है वो याद नहीं होगा, क्योंकि ये रखने की ज़रूरत ही नहीं है। इंडिया में जो एग्ज़ाम लेने का पैटर्न है उसमें ये टाउसी आपको कहीं भी अननोन नहीं किया जाता है, मतलब आपको खुद से ढूंढना है, ऐसा इंडिया के एग्ज़ाम के पैटर्न में है ही नहीं। चाहे आप गेट का एग्ज़ाम दे दीजिए, SSC दे दीजिए, यूनिवर्सिटी लेवल पे दीजिए, चाहे बिहार में कोई यूनिवर्सिटी का दीजिए, चाहे महाराष्ट्र में कोई यूनिवर्सिटी का दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। टाउसी का वैल्यू आपको बता देगा कि कुछ इतने रेंज के बीच में टाउसी है, उसको निकालना हम आपको समझा दिए। ठीक है, तो ये सारा टेबल जो है वो आपके नोट्स में जो है वो आपको मेंशन रहेगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का शेयर से रिलेटेड सारा कहानी। अब इसमें जो कुछ स्टोरी और बचा है वो ये है कि अगर हम लोगों को जब डिज़ाइन करना पड़ता है तब हम लोग डिज़ाइन में हम आपको बताएं कि हम आपको ये आपका SV निकालेंगे और फाई निकालेंगे, ये 2 चीज़ हम लोग निकालेंगे। अब बस इसका हम आपको स्टोरी समझा देते हैं, इसका आपको कुछ पार्ट्स है, ये क्लियर हो जाएगा, शेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका सेकंड वाला पार्ट आया कि आपका टाउवी ग्रेटर देन आ गया टाउसी और लेस देन आ गया टाउसी मैक्स, इसका मतलब है बीच में कहीं पे आया है, इसका मतलब है रीडिज़ाइन करना है, मतलब सॉरी डिज़ाइन करना है शेयर रेनफोर्समेंट। अब शेयर रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करने का मतलब है कि ये ग्रीन वाला जो आप रेनफोर्समेंट देख रहे हैं ये आपको लगाना है।
इसको लगाने के लिए आपको हम बता दिए कि एस वी होगा और फाई होगा, ये दो चीज़ आपको फाइंड आउट करना है। तो अब आप कहेंगे कि सर या तो डायमीटर का कोई क्राइटेरिया बता दीजिए या नहीं तो स्पेसिंग का कोई क्राइटेरिया बता दीजिए। तो दोनों के लिए अब हम आपको एक स्टोरी समझा देते हैं, इसको बस ध्यान से समझ लेंगे तो आपका शेयर का जो मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो सारा जो है वो आपको यहाँ आता है। ये आपका मान लीजिए कोई एक बीम है। अब इस बीम का विड्थ अभी हम लोगों को नहीं पता है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि अगर ये आपका 300 mm है, ठीक है। फिर आपका एक सिमिलर कोई ऐसा बीम है, इस बीम का विड्थ थोड़ा ज़्यादा है। अब वो कितना ज़्यादा है, कुछ एक रैंडम वैल्यूज़ हम लोग पुट कर देते हैं, इसको मान लेते हैं कि 700 mm है, ठीक है। अब हम लोगों का रेनफोर्समेंट जो दो रेनफोर्समेंट है, इसमें हम लोग अब रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लोगों का रेनफोर्समेंट है। अब ये जो 3 रेनफोर्समेंट हम इसमें प्रोवाइड किए और इसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको 5 या 6 रेनफोर्समेंट, 5 ही रहने देते हैं अभी, ठीक है। अब इसमें 5 रेनफोर्समेंट दिए, इसमें 3 रेनफोर्समेंट दिए, तो इसका मतलब है कि इसमें जो है आपको इन 2 रेनफोर्समेंट के बीच में आपको कोई स्पेसिंग आ रहा है, जिसको हम लोग क्लियर स्पेसिंग बोलेंगे 2 रेनफोर्समेंट के बीच का। तो इसका जो है ना मैक्सिमम भी एक क्राइटेरिया होता है। अब ये मैक्सिमम क्राइटेरिया क्या है कि 2 बार के बीच में कितना स्पेसिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। कम से कम तो आपको पता है कि जो जैसे ये 16 है, ये 25 है, तो इसके बीच में कम से कम 25 mm तो देना पड़ेगा मिनिमम जो है, या नहीं तो आपका जो एग्रीगेट का साइज़ है उससे 5 mm ज़्यादा। जैसे अगर आपका एग्रीगेट है 20 का, तो ये 20 का एग्रीगेट है तो 5 ज़्यादा करेंगे तो ये आ जाएगा या तो 25 mm, या नहीं तो आपका 16 और 20 का रेनफोर्समेंट चल रहा है तो उसके हिसाब से होगा 20 mm। तो मिनिमम हम कितना देंगे, 25 mm दे देंगे। मैक्सिमम का जो क्राइटेरिया है, अभी आपको मैक्सिमम के लिए सिर्फ इतना सा समझना है, जो हम आपको एक थंब रूल समझा रहे हैं कि जब भी आपका यहाँ पे जो भी नंबर्स होगा, ये जो भी नंबर्स है आप उसको उस तरह से ही समझ जाइए। अभी कैसा होगा अभी समझा देते हैं। 300 जैसे है तो आप मान के चलिए कि इसमें 3 बार्स आएंगे। अब कितना होगा आपस में स्पेसिंग वो कैलकुलेट कर दिया जाएगा। 700 है, इसका मतलब है कि आप मान के चलिए कि 7 बार्स आएंगे, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है। 300 है तो 3 बार्स आएंगे, 3 बार्स आएंगे तो इस 3 बार्स को कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे सिंगल एक रेनफोर्समेंट अगर आप चला देंगे इस तरह से, तो आपके सारे जो बार्स हैं वो टाइटली जो है वो कनेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि इन बार्स को कनेक्ट रखना है हम लोगों को आपस में। क्योंकि ये पूरा केजिंग जो है ये अगर आपका नहीं बनेगा तो आपका लोड बेंडिंग वाला भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, शेयर वाला भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो आपको ये लोड इफिशिएंटली ट्रांसफ़र करने के लिए इन सारे रेनफोर्समेंट को आपस में बांधना है। तो आपस में बांधने के लिए भी हम लोग इस स्टीरअप का यूज़ करते हैं। तो 300 में तो आप एक सिंगल बाहर से लगाएंगे, काम हो जाएगा। जब हम लोग 700 वाला बीम में लगा रहे हैं तो 700 वाले बीम में जो आप सिर्फ बाहर से रेनफोर्समेंट लगाएंगे तो ये आपका पूरा काम नहीं करेगा, क्योंकि कुछ रेनफोर्समेंट जो हैं वो तो इसके साथ जो कंबाइंड है वो तो सिमिलर इसके साथ बिहेव करेंगे। जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि ये वाला भी होता, जैसे थोड़ा दूरी पे है इस वाले से, तो आप मान लीजिए कि ये भी साथ में बिहेव करेगा, ये भी साथ में बिहेव करेगा, लेकिन ये इसके साथ अटैच नहीं होगा, क्योंकि इसको आप क्या कर रहे हैं कि सिर्फ इस जगह पे इस तरह से टाई कर दे रहे हैं मेश वायर से। तो जब टाई कर दे रहे हैं तो ये, क्योंकि जब बार बार टेस्ट किया गया है तो उससे पता चला है कि इस केसेस में जब भी 300 का बार होता है, 300 का बीम होता है, उसमें जो आप 3 रेनफोर्समेंट देते हैं उसको जब हम लोग टाई करते हैं तो ये स्टीरअप जो है ये सफिशियंट हो जाता है। लेकिन 700 वाले केस में, 500 वाले केस में भी अगर हम लोग ऐसे ही 2 देते हैं तो ये सफिशियंट नहीं होता है। इसका मतलब है कि हम लोगों को एक और यहाँ पे स्टीरअप्स देना पड़ता है, वर्टिकल स्टीरअप्स, जो कि इन बार्स को आपस में कनेक्ट कर ले। अब इससे क्या होगा कि ये जो आपके बार्स, ये जो इसके साथ अटैच लगभग हो जा रहा था, अब ये पक्का पक्की आपको इसके साथ जो होगा वो अटैच हो जाएगा, और ये भी साथ में इसके, मतलब ये पूरा केजिंग एक, रेड वाला केजिंग एक बिहेव करेगा, ग्रीन वाला केजिंग एक बिहेव करेगा, ठीक है। अब ये 700 हो या फिर आपका 500 हो या फिर आपका 400 हो, सब पे यही केस लागू होता है। ये थंब रूल हम आपको समझा रहे हैं, इसका कई बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। ये हम आपके इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको सोचने में प्रॉब्लम होगा।
ट्रबल होगा। इसके लिए हम आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बता रहे हैं कि 300 के केस में मान लीजिए कि एक स्टीरअप से काम हो जाएगा। 400, 500, 600, 700 कोई भी बीम होगा वाइड अगर होगा, उस केस में एक से काम नहीं होगा, 2 देना पड़ेगा। अब जब हम लोग 2 दे रहे हैं, यहाँ पे सिंगल दे रहे हैं, तो सिंगल दे रहे हैं तो आपका जो यहाँ से शेयर एक्ट कर रहा है, या इस तरह से आप ऐसे समझ लीजिए कि इस फेज़ में अगर आप देखेंगे कि कितना वर्टिकल रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड किए इस सेक्शन एक्स एक्स पे, तो आप यहाँ पे एक कुछ डायमीटर का बार है ऐसे लंबा जो चल रहा है ये वाला, और यहाँ पे भी सेम कुछ डायमीटर का बार है जो यहाँ से इस तरह से चल रहा है। तो आप कहेंगे कि अगर हम ये 8 mm का अगर हम स्टीरअप्स दिए थे तो ये 8 mm का स्टीरअप्स 2 बार आपके रास्ते में आ रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, अगर आप इस सेक्शन को देखेंगे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार आपको वर्टिकल स्टीरअप्स मिल रहे हैं। मतलब आपके शेयर को रोकने के लिए 4 बार जो है वो आपको शेयर को रोक रहा है। इस केस में 2 बार जो है वो आपके शेयर को रोक रहा है। तो इस केस को हम लोग कहेंगे टू लेग्ड। जो लेग्स जैसे जो पैर होता है ना, उसको वही कह रहे हैं टू लेग्ड, मतलब 2 पैर है इसमें, और इसको हम लोग लिखेंगे 4 लेग्ड। ठीक है, ये हो गया आपको 2 लेग्ड और 4 लेग्ड का कहानी। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए बिल्कुल क्लियर कि 2 लेग्ड कब हुआ, 4 लेग्ड कब हुआ। इतना सा जान लीजिए 300 है तो 2 लेग्ड होगा, 300 से ज़्यादा है तो 4 लेग्ड होगा। 300 में आप 4 लेग्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको रेनफोर्समेंट ही नहीं है जिसमें आप एक और केजिंग देंगे। सिंगल वाले बार पे थोड़ी देंगे, सिंगल पे देते हैं लेकिन अभी आपके कैलकुलेशन के लिए नहीं देंगे। ठीक है, तो ये आपका 300 वाला 2 लेग्ड रहेगा हमेशा, और उससे ज़्यादा वाला जितना भी होगा वो 4 लेग्ड होगा हमेशा। अब आपके एग्जाम में जनरली 300, 350 तक का ही आता है वाइड, उस केस में आपको 2 लेग्ड ही मान के चलना है। 400 का नहीं आता है वाइड बीम, इनकेस अगर दे दिया तो 4 लेग्ड में 400 वाले तक से स्टार्ट होगा, तो वहाँ हम लोग 4 लेग्ड मान लेंगे इसको। अब ये हम क्यों समझा रहे हैं आपको, इसलिए समझा रहे हैं कि अगर बोला जाए कि एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स जो अभी आप ये प्रोवाइड कर रहे हैं स्टीरअप्स, अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे, AST, एक और पढ़े थे ASC, ये क्या था, एरिया ऑफ स्टील टेंशन में, एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन में, अब एरिया ऑफ स्टील शेयर में। तो शेयर में कौन सा एरिया देते हैं हम लोग, ये वाला देते हैं जो केजिंग बना रहे हैं। तो ये रेनफोर्समेंट जो एरिया होगा ये कितना होगा, तो एक तो हम लोग जान रहे हैं कि 8 mm का बार था, तो π/4 × 8² ये तो हम लोगों का एरिया होगा ही होगा। लेकिन ये कितना बार हिट कर रहा है, मतलब कितना बार शेयर में ये रोल गवर्न कर रहा है, तो 2 बार गवर्न कर रहा है, तो एरिया 2 हो जाएगा। इस 2 के लिए हम आपको ये इतना स्टोरी समझाए हैं। यहाँ पे क्या होगा ASV, ये ASV होगा π/4 इंटू जो भी D है D² इंटू ये 4 बार आपको शेयर में हेल्प कर रहा है, तो ये इंटू 4 हो जाएगा। नॉर्मल हम लोग AST निकालते थे तो क्या करते थे, जैसे 3 बार था तो 3 बार इंटू π/4 इंटू D² कर देते थे, यही करते थे ना, क्योंकि ये 3 बार है जो बेंडिंग में हेल्प करेगा। उसी तरह से ये 2 बार है जो शेयर में हेल्प करेगा, ये 4 बार है जो शेयर में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हम लोग उसी तरह से 4 या 2 जो है ये मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये बताने का जो मेरा रीज़न था वो रीज़न यही था कि अब जब हम लोग फॉर्मूला में आएंगे, इसको इरेज कर देते हैं, इसका नोट्स में कोई काम नहीं है, ये भी हटा देते हैं, अभी हम आपको समझा ही देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि हम लोग जो डिज़ाइन करने की बात कर रहे हैं, तो एक तो हम लोग बात कर रहे हैं फाई क्या है आपका, डायामीटर। तो पहला जो हम आपको यहाँ पे हेडिंग दे रहे हैं वो है डाया ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स, या फिर डाया ऑफ स्टीरअप्स, अभी वर्टिकल इंक्लाइन नहीं समझाते हैं, डाया ऑफ स्टीरअप्स। ठीक है, अब ये डाया ऑफ स्टीरअप्स आपको हमेशा एज्यूम करना है पहली बार। ठीक है, जैसे आपको देना है ये केजिंग बनाना है स्टीरअप्स का, तो आप एक चीज़ समझिए कि आपके पास जो इंडिया में जो अभी रेनफोर्समेंट अवेलेबल है वो 6 mm का है, 8 mm का है, उसके बाद आपका 10 mm है, 12 mm है, 16 mm है, 20 mm है, 24 mm है, 25 mm है, 28 mm है, 32 mm है और 36 mm है। इतने रेनफोर्समेंट इंडिया में अभी आपके अवेलेबल है। इस 6 mm को अब यूज़ से हटा दिया गया है, अब इसको यूज़ नहीं किया जाता है किसी भी बड़े प्रोजेक्ट्स में। छोटा प्रोजेक्ट हो, नॉन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग हो, वहाँ हम लोग यूज़ कर लेते हैं। आपको कैलकुलेशन में भी अब 6 mm नहीं मान के चलना है, अब आपको 8 मान के चलना है।
आपको जब बुक्स वगैरह मिलेंगे उसमें 6 mm का सॉल्यूशन मिलेगा, आपको नहीं लेना है अब, क्योंकि अब आप 2023 में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इसलिए आपको ये 6 mm को अब अवॉइड करना है। ये जो बुक्स बने सारे जो लिखे हुए हैं ये सारे 2020 2019 उसके पहले के बुक्स हैं जो आप रेफ़र करते हैं, ठीक है। तो 6 mm मार्केट से ख़त्म हो गया है। अब स्टीरप्स को बनाने के लिए आपके पास एक लॉन्ग बार था स्ट्रेट, ये आप मार्केट से ख़रीद के लाए। इसको आपको क्या करना है कि एक तो पहले इसको बेंड करना है 90 डिग्री में, यहाँ से इस वाले पॉइंट से आप इसको बेंड किए, फिर इसको दोबारा बेंड किए इस तरह से, फिर वापस इसको बेंड किए ऐसा। अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है, उसके बाद इसको आप ऐसा कुछ बेंड करेंगे। ये वाला जो आपका पोर्शन जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये वाला पोर्शन कुछ यहाँ ऐसे अंदर की तरफ आएगा, तभी तो यहाँ पे ऐसे रेनफोर्समेंट रखा रहेगा और ये आपका केजिंग बनेगा। ये जो इतना आप बेंड प्रोवाइड कर रहे हैं, ये अगर आपको बोला जाए 25 mm वाले बार को बेंड करो मैनुअली साइड पे, तो हालत ख़राब हो जाती है, ये नहीं होता है। तो इसलिए एक जनरल रूल बना दिया गया है कि 8, 10 और बहुत होने पे 12, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 8 और 10 जो है ये जनरल है, यही हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और ये जो है ये एक्सेप्शन है, जब बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, फिर भी शेयर से रजिस्ट कराना है, तब 12 mm लेंगे, अदरवाइज 8 और 10 mm हम लोगों का जनरल स्टीरप्स में एरिया यूज़ होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि एज्यूम द डाया ऑफ स्टीरप्स, ये हम लोगों को याद रख लेना है। ये IRCC में ये आप नहीं भूल सकते हैं कभी, कि आपको हमेशा जो है वो डाया ऑफ स्टीरप्स जो है वो आपको याद रख लेना है। इसको हम रहने देते हैं नोट्स में, ये आपको काम ही आएगा, इसको इरेज कर देते हैं। एज्यूम करना है हम लोगों को डाया ऑफ स्टीरप्स। अब जैसे ही आप डाया ऑफ स्टीरप्स एज्यूम कर लीजिएगा, तो नेक्स्ट वाला पार्ट आपका क्या था, स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स। अब स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स के लिए, स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स क्या होता है ये तो हम आपको समझा चुके थे डायग्राम दिखा करके। अब स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स के लिए जो आपको IS कोड जो है वो आपको फॉर्मूलाज बताता है। अब वो फॉर्मूलाज हम डायरेक्टली आपको यहाँ लिख देते हैं, IS कोड का रेफरेंस नहीं दिखाएंगे, जैसे हम लोग अब तक सिंगली डब्ल्यू का फॉर्मूला लिखे थे हम सारा यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना है कि ये स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स जो है ये कितने तरह से हो सकता है। इसका मतलब है कि जो आपका स्टीरप्स है वो कितने तरीके से प्लेस किया जा सकता है। तो टोटल जो है हम लोग 3 तरीके से स्टीरप्स प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला है वर्टिकल, अभी आपको समझा देंगे सारा क्या होता है वर्टिकल स्टीरप्स। दूसरा तरीका है हम लोगों का इंक्लाइंड स्टीरप्स, और तीसरा तरीका है हम लोगों का बेंट अप बार्स। बेंट अप बार्स क्या होता है ये तीनों, ये आपका एक बीम है, इस बीम में जो आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप 3 तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला तरीका जो हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे कि स्टीरप्स जो हैं वो इस तरह से हम लोग, क्योंकि अब ज़्यादातर साइड पे ऐसा देखे हुए हैं, तो ये हम लोगों का स्टीरप्स होता है एक। अब क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ना हॉरिजॉन्टल है ना इंक्लाइंड है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल स्टीरप्स, ठीक है। दूसरा तरीका आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपका शेयर जो है वो कुछ इस तरह से एक्ट करता है, ऐसे ऊपर से लोड पड़ा तो सबसे पहले पॉइंट पे एक ब्रेक आया, मतलब यहाँ पे शेयर सबसे ज़्यादा एक्ट कर रहा है, और वहाँ से ये ग्रेजुअली 45 डिग्री का एंगल बना करके नीचे की तरफ आता है, स्ट्रेट नहीं आता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है। इस साइड से भी कुछ ये ऐसा बनाता है, एग्जैक्टली 45 नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसा इंक्लाइन वो एंगल बनाता है। अब जब ऐसा फेल हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो स्टीरप्स देते हैं वो हम लोग कुछ ऐसा दे देते हैं ऑपोजिट 45 डिग्री एंगल पे, ताकि वो उसको काउंटर कर सके। तो ये कहलाता है आपका इंक्लाइन स्टीरअप। अब जैसे ही आप सेंटर पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो ये कैलकुलेशन थोड़ा उल्टा हो जाता है, क्योंकि अब शेयर इधर तो कुछ ऐसा ब्रेक कर रहा है, तो आपको तो शेयर के बस उल्टा में रेनफोर्समेंट लगाना है ना, जिधर फोर्स एक्ट कर रहा है तोड़ने वाला, उसी के ऑपोजिट में आपको जोड़ने वाला कुछ बिहेवियर करना है। तो ये हो गया हम लोगों का वर्टिकल, ये हो गया हम लोगों का इंक्लाइंड,
और तीसरा आता है हम लोगों का बेंटअप। अब ये बेंटअप क्या कहानी है, अब बेंटअप समझिए क्या होता है। आपको एक लोड आया आपके बीम पे, ठीक है, लोड के हिसाब से आपको कुछ आप AST निकाले, ये वाला बेंडिंग आया, बेंडिंग के हिसाब से आप कुछ स्टील निकाल दिए। अब उसी बीम में शेयर भी आ रहा है, आएगा ही, बेंडिंग आ रहा है तो शेयर फोर्स आएगा। SFD VMD आप एक साथ बनाते हैं क्योंकि दोनों एक साथ एक्ट करता है, बेंडिंग मोमेंट है तो शेयर फोर्स भी होगा। तो बेंडिंग आया तो बेंडिंग के लिए स्टील आप दे दिए। अब बात आ रही है कि अब शेयर फोर्स भी एक्ट कर रहा है, उसके लिए भी स्टील अप देना है, रेनफोर्समेंट देना है। अब इसका अगर हम एक क्रॉस सेक्शन देखें यहाँ से, जो अभी तक हम लोग देख रहे थे, तो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका बीम होगा और इसमें आपका रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड होगा कुछ ऐसा। इस जगह से जब हम इसको कट करेंगे, अगर हम 3 बार यहाँ पे दिए हैं तो इसमें तो 3 बार आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ दिखेगा आपको 3 बार, तो ये हो जाएगा आपका वो 3 बार जो इसमें प्रोवाइडेड है। अब ये 3 बार जो है, अब इसका अगर हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ बनाएंगे नहीं, आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि अगर ये सिंपली सपोर्टेड है और आपका अगर जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो आपका यहाँ पे कुछ ऐसा बनता, पैराबोलिक शेप डाउनवर्ड्स। तो क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा बेंडिंग सेंटर पे आता, थोड़ा कम बेंडिंग इधर आता, थोड़ा कम इधर आता, करते करते सपोर्ट पे आके 0 बेंडिंग मोमेंट आ जाता। इसका आपको कुछ शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा बनता है, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। तो ये जो यहाँ पे 0 बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे रेनफोर्समेंट का रिक्वायरमेंट नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा बेंडिंग मोमेंट आया है, रिक्वायरमेंट और बढ़ा, फिर ऐसे करते करते सबसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे आया, जिसका वैल्यू आपको पता है कि WL²/8 होता है, ठीक है। अब इसके लिए आप कैलकुलेशन करते हैं, जो आप अभी बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं अपने सिंगली डब्ल्यू रेनफोर्स बीम में, वो आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/8 के लिए निकालते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ आपके सेंटर पे ज़रूरत है ना, बाकी जगह पे तो ये कम होता जा रहा है, तो बाकी जगह पे तो हम रेनफोर्समेंट उतना ही प्रोवाइड कर दिए जितना इसके हिसाब से रिक्वायर्ड आया AST। ये अगर आया आपका 325 डाया का, तो आप 325 डाया प्रोवाइड कर दिए, लेकिन आप इसको टोटल इस बीम में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अदरवाइज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जहाँ पे ख़त्म करेंगे वहाँ से बीम टूट के गिर जाएगा। तो आप इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर आपका कुछ इस तरह से पिलर आ रहा है, तो आप इस पिलर के अंदर इस रेनफोर्समेंट को अंदर ले जाके ऐसे बेंड कर देते हैं, ठीक है। इसका कहानी अभी बाद में आएगा आपको कि इसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। तो ये आपका हो गया बीम का स्टोरी कि इस तरह से आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट इतने दूर के बाद से आप कह सकते हैं कि 325 का रिक्वायरमेंट नहीं है, हो सकता है वो घट गया हो, जैसे जैसे बेंडिंग मोमेंट कम होगा वैसे वैसे AST आपका कम आएगा रिक्वायरमेंट। तो जब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे शेयर एक्ट कर रहा है इस जगह पे, और इस जगह के यहाँ नीचे में देखेंगे तो कोई रेनफोर्समेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, एक भी रेनफोर्समेंट चला देते तो काम हो जाता हम लोगों का। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे 3 में से ये दोनों एज वाले को तो हम लोग चलने देते हैं एज इट इज़, क्योंकि अगर हम लोग इसको हटाएंगे तो यहाँ पे फिर कंक्रीटिंग जो है वो प्रॉपर होगा नहीं, टूट जाएगा। हम लोग इस बीच वाले बार को क्या करते हैं, यहाँ पे चलने देते हैं एज इट इज़, और यहाँ से हम लोग इसको बेंड करके एक बार को सेंटर वाले को ऊपर ले जा करके इस तरह से ले जाते हैं और ऐसे बेंड कर देते हैं। ये ऐसे ही चलता रहेगा इतने दूर तक में, फिर यहाँ से हम लोग इसको ऐसे ऊपर ले जाएंगे, इसको यहाँ पे ऐसे करके बेंड कर देंगे। किसको बेंड किए, इस 3 में से इस वाले बार को, ये जो हम लोगों का बार था इसको हम बेंड किए। अब अगर हम इसका सेक्शन यहाँ से कट कर रहे हैं तो यहाँ से अब मेरा ये जो सेक्शन था, अब इसमें बॉटम में कितना बार बचा, 2, एक तो हम लोग ऊपर ले गए, ये 2 काफ़ी था, यहाँ पे जितना बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे बच रहा था उसके हिसाब से ये 2 रेनफोर्समेंट काफ़ी था। इसका मतलब है कि अब ये डायग्राम जो चेंज हो करके ये हो जाएगा आपको ग्रीन वाला रेनफोर्समेंट ऊपर में, और ये 2 रेनफोर्समेंट नीचे में चलेंगे। अब अगर हम यहाँ से सेक्शन कट करते हैं तो यहाँ से हमको फिर एज इट इज़ दिखेगा, जैसे 3 बार चल रहे थे वैसे ही दिखेगा कि ये मेरा बीम है, इस बीम में यहाँ पे मेरे 3 बार चल रहे हैं। अगर कलर को समझना है और अच्छे से तो हम एक काम करते हैं, इसको कलर मार्किंग कर देते हैं। ये ब्लू वाले मेरे एज इट इज़ चल रहे हैं, और जो मेरे ये ग्रीन वाले रेनफोर्समेंट है ये मेरा अभी भी मेरा यहाँ ही चल रहा है नीचे की तरफ में, इस जगह पे। ये इसको हम लोग नाम दे देते हैं y, इसको नाम दे देते हैं x। तो x पे क्या हुआ, ये बार यहाँ से 2 ब्लू 1 ग्रीन चल रहा था एक साथ, तो 2 ब्लू 1 ग्रीन एक साथ चल रहा था, ये y हो गया, ये x हो गया। जैसे हम x पे आए तो हम बीच वाले ग्रीन को क्या किए, ऊपर की तरफ बेंड कर दिए और ये दोनों को नीचे रहने दिए, तो ये मेरा इस वाले सेक्शन पे दिख रहा है।
तो ये बार कहलाता है, ये जो ग्रीन वाला बार है जिसको हम लोग बेंड करके इस तरह से यू शेप का बना करके ऊपर ले गए, ताकि ये क्या करे कि यहाँ इसका कोई काम नहीं था, ये वेस्टेज हो रहा था, एक्स्ट्रा हो रहा था, तो इसको हम लोग यूज़ में ले आए। अब ये ऊपर जो गया तो ऊपर तो ये आपको वापस से कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये इतना दूर जो ये ऊपर की तरफ गया, ये क्या कर रहा है, ये शेयर को रेजिस्ट कर रहा है। ये है आपका बेंट अप बार का स्टोरी। अब बाकी फॉर्मूलाज कैसे आएगा वो अभी हम लोग तुरंत समझ लेंगे, बहुत ही आसान है, वही 0.87FY यूज़ करते जाना है, आपका सारा आंसर आ जाएगा, सारा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये स्टोरी समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोग अक्सर बेंट अप बार सोच करके टेंशन ले लेते हैं कि क्या है, कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब वापस आते हैं हम लोग सारे फॉर्मूलाज पे। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं वर्टिकल स्टीरअप्स की, तो वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए जो IS कोड हम लोगों को फॉर्मूला बताता है वो बहुत ही आसान सा है, वो है SV इज इक्वल टू 0.87FY ASV। ये इतना तक का कहानी तो आपको पता ही है हमेशा से, इंटू D डिवाइडेड बाई VUS। ये अगर आपको पता, ये मतलब इसमें आपको 0.87FY ASV तो यूं ही याद हो जाता है, अब तक तो शेयर और सिंगली इनफोर्स डबली इनफोर्स करते करते ये इतना याद हो गया, इंटू डी करना है, डिवाइडेड बाई VUS कर देना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर VUS क्या है, तो VUS इज इक्वल टू VU माइनस टाउ CBD। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या है, कैसे याद रखना पड़ेगा, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। VU क्या था, आपका शेयर फोर्स था, ये VU क्या था, फैक्टर्ड शेयर फोर्स, मतलब एक बीम के ऊपर कितना आपका शेयर फोर्स आ रहा है। अब हम लोग किस में इंटरेस्टेड है, रेनफोर्समेंट हम लोग क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि कंक्रीट में कुछ कैपेसिटी था लेकिन उससे ज़्यादा का स्ट्रेस आ रहा है, तो रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि रेनफोर्समेंट कितना देना पड़ेगा, जितना आपका कंक्रीट नहीं रेजिस्ट कर पा रहा है उतना ही तो रेनफोर्समेंट रेजिस्ट करेगा, बाकी तो कंक्रीट आपका रेजिस्ट करता ही है। तो कंक्रीट कितना रेजिस्ट कर रहा था, टाउ सी, ये हम लोगों का स्ट्रेंथ था, तो हम लोग उसको, ये स्ट्रेस का वैल्यू था, तो हम लोग इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए, ये क्या बन गया, फोर्स बन गया। तो इतना फोर्स जो है टाउ CBD फोर्स, ये तो हम लोगों का कंक्रीट के पास है ही। अगर आपके पास 100 रुपये की आपको ज़रूरत है और आपके पास अगर 30 रुपया पहले से है, तो आप सिर्फ 70 का उपाय करेंगे ना, तो मिलाएंगे तो 100 हो जाएगा। वैसी शेयर फोर्स है कि 100 का अगर शेयर फोर्स आ रहा है, 30 अगर आपका कंक्रीट अपने आप रेजिस्ट कर सकता है, तो रिमेनिंग 70 के लिए अगर आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपको पैसा बचेगा। अदरवाइज आप प्रोवाइड करने में तो पूरा 100 के लिए भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन कंक्रीट जो उतना रेजिस्ट कर रहा है उसका क्या होगा, उसको भी तो आखिर हम लोगों को अकाउंट में लेना पड़ेगा, वो भी तो आखिर हम लोगों को फ़ायदा दे रहा है, पैसा बचाने का काम हो रहा है, ठीक है। तो यही है आपको ये VUS, मतलब VUS क्या बताता है कि कितना फोर्स के लिए, रिमेनिंग कितना फोर्स है जिसके लिए स्टीरअप देना है, तो ये है वो रिमेनिंग फोर्स VU माइनस टाउ CBD। ये कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर देंगे, ये SV आपको निकल करके आ जाएगा। इसमें आप ASV कैसे निकालेंगे, क्योंकि आप डायमीटर एज्यूम करेंगे, यहाँ हम आपको लिख दिए थे कि एज्यूम द डायमीटर। अगर आप डायमीटर एज्यूम करेंगे 8 mm का, तो आप 2 लेग्ड है कि 4 लेग्ड है ये तो आप खुद से एज्यूम कर लेंगे। आप ASV निकाल लेंगे, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 का अगर डाया ले रहे हैं, या तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ASV निकल जाएगा। D आपको इफेक्टिव डेप्थ है बीम का, वो आपको पता ही होगा क्योंकि आप बेंडिंग करते हुए आ रहे हैं, आपको अब तक समझ में आ गया है। तो ये है आपको वर्टिकल स्टीरअप्स का कहानी। अब सेकेंड है आपका इंक्लाइंड स्टीरअप्स। इंक्लाइंड स्टीरअप्स में क्या हो रहा है, सेम यही फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन इंक्लाइंड स्टीरअप्स में एक और टर्म आ जा रहा है, वो है आपका ये बीटा एंगल। क्योंकि इंक्लाइंड है, कितने एंगल से इंक्लाइंड है, जनरली होता 45 डिग्री है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो, तो हम लोग इसको नाम दे दिए बीटा। बस अब इसमें क्या करना है, फॉर्मूला जो है सेम वही रहेगा, SV इज इक्वल टू 0.87FY ASV इंटू D डिवाइडेड बाई VUS, ये सब एज इट इज चल रहा है, इंटू साइन अल्फा, या अच्छा इसको अल्फा नाम रख देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं अल्फा। तो ये साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, मतलब सिर्फ इस अल्फा की वजह से साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा आ जाएगा, अदरवाइज आपका बाकी रिमेनिंग जो है आप देखेंगे कि वो बिल्कुल यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये हो गया आपका वर्टिकल और इंक्लाइंड। अब थर्ड केस आता है आपका बेंट अप बार्स।
बेंट अप बार्स में क्या है कि जो आप रेनफोर्समेंट जो है जो आप दिए थे बेंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए, आप उसी को उठा करके आप अपना शेयर रेजिस्ट करवा दे रहे हैं। तो इसका जो आपका टोटल अगर हम लोग फोर्स बोलेंगे कि ये कितना फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है, तो ये कर रहा है 0.87 FY इंटू ASV, जो एरिया है आपका, जो आप मेन बार था वो अभी तक तो AST था वो, लेकिन जैसे आप इसको ऊपर उठा दिए तो अब तो ये शेयर रजिस्ट करेगा, तो अब वो ASV बन जाएगा। तो वो जिस बार को आप ऊपर ले जा रहे हैं उसका एरिया आपको पता होगा, वो एरिया इंटू 0.87 FY स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू आपको कर देना है सिर्फ साइन अल्फ़ा, जितना से आप इसको बेंड कर रहे हैं। बस ये आपको अगर पता रहेगा तो आप ये निकाल लेंगे कि कितना शेयर फोर्स जो है, क्योंकि ये 0.87 FY ASV क्या होता था, टेंसाइल फोर्स हम लोग निकालते थे T मतलब किलो न्यूटन में, इसका मतलब है कि ये क्या है, शेयर फोर्स है, क्योंकि ASV आ रहा है। तो ये आपका किलो न्यूटन में बता देगा कि आपको कितना शेयर फोर्स जो है वो आपका ये बेंट अप बार से रजिस्ट कर पा रहा है। जितना ये रजिस्ट कर पा रहा है और जितना का आपका एक्चुअल शेयर फोर्स VU आ रहा है, ये इसको हम लोग नाम दे देते हैं VB, ये बेंट अप बार्स के लिए शेयर फोर्स है। बस सेम ये VU माइनस VB कर देना है, रिमेनिंग जितना बच गया VU माइनस VB के बाद, सेम वही 100 रुपये और 30 रुपये वाला कहानी है कि 30 अगर आपका VB दे रहा है आपको बेंट अप बार्स और 100 अगर आपका टोटल लोड आ रहा था, तो रिमेनिंग आप क्या करेंगे, 70 जो बचा उसके लिए फिर से रेनफोर्समेंट देंगे। तो अब बेंट अप बार्स के लिए आपको IS कोड कहता है कि इसको अकेला शेयर के लिए प्रोवाइड नहीं करते हैं हम लोग। अभी तक ये क्या था, या तो वर्टिकल दे सकते थे या तो आप इंक्लाइन दे सकते थे, लेकिन IS कोड कहता है कि या तो आप बेंट अप सिर्फ दे करके शेयर का काम नहीं कर सकते हैं, बेंट अप के साथ आपको दोनों में से कोई एक चलाना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों का समझ में आ गया हम लोगों को कि VB अगर हम लोगों का 30 आया है, या मान लीजिए ये अगर आपका 80 भी आ गया है और ये आपका 100 है, तो रिमेनिंग 20 के लिए तो आपको रेनफोर्समेंट देना ही पड़ेगा ना। तो या तो आप वर्टिकल देंगे या आप इंक्लाइन देंगे, दोनों का फॉर्मूला आपको पता है। तो इसका हम आपको एक और शॉर्ट समरी लिख के दे रहे हैं, वो दे रहे हैं कि वर्टिकल स्टीरअप जो है, वर्टिकल स्टीरअप it can be provided alone, inclined stirrup can be provided alone, bent up bars, तो बेंट अप बार्स के केस में ये हो जाएगा बेंट अप प्लस या तो आपका वर्टिकल या आपका इंक्लाइंड, दोनों में से कोई एक तो होना ही पड़ेगा। अब वर्टिकल और इंक्लाइंड का फॉर्मूला आपको यहाँ पता है, तो बस आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूला याद रखना है, ये भी बहुत आसान है, ये याद रख लेना है। और अगर आपको क्वेश्चन कभी अगर न्यूमेरिकल मिलता है और वो कहता है कि बेंट अप बार्स डिज़ाइन कीजिए, इसका मतलब है कि वो कहना चाह रहा है कि बेंट अप बार्स तो करो ही, उसके साथ में बताओ कि कौन सा स्टीरअप देना है। तो क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो एज्यूम कर लीजिए कि आप वर्टिकल देना चाहते हैं या इंक्लाइन देना चाहते हैं। पहले आप बेंट अप बार्स का फोर्स निकाल लीजिए कितना है, रिमेनिंग जितना बचता है उसके लिए हम लोग स्टीरअप प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना है, वो ये है, आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि IS कोड कहता है कि ये जो आपका बेंट अप बार आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें जो ये शेयर फोर्स आ रहा है, दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.5 ऑफ मैक्सिमम शेयर फोर्स जितना आ रहा है। कहने का मतलब है कि बेंट अप बार्स में आपको सिर्फ 50% ऑफ द स्ट्रेंथ जो है वो आपको लेके चलना है, मतलब 50% के लिए ही हम लोग बेंट अप बार्स देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम आ रहा है जैसे 20% ही बेंट अप बार्स हेल्प कर रहा है तो 80% के लिए वर्टिकल स्टीरअप दे देंगे। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं हो सकता है कि बेंट अप बार जो है वो आपको 90% ऑफ द शेयर फोर्स रेजिस्ट कर ले, अगर कर भी लेता है तो भी आपको मान के चलना है कि दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.5। इसका मतलब है कि ये 50% ही आप मान के चलेंगे और रिमेनिंग 50% के लिए आप वर्टिकल स्टीरअप देंगे, नहीं तो स्टीरअप्स कम हो जाएगा, शेयर में फेल हो जाएगा बीम, क्योंकि IS कोड मना कर रहा है कि बेंट अप बार्स सपोर्ट करता है लेकिन इसके ऊपर पूरा छोड़ नहीं देना है बीम को। तो ये सपोर्ट करता है तो कितना तक सपोर्ट करेगा, 50% ऑफ द शेयर फोर्स तक ये सपोर्ट करेगा, उसके बाद IS कोड मना कर देता है कि कर रहा है या नहीं कर रहा है, कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। 50% के बाद आप स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे वर्टिकल या इंक्लाइंड। तो जब हम लोग बेंट अप बार्स का ये जो डायग्राम बनाए थे, अब इस डायग्राम को अगर हम लोग थोड़ा सा सही कर दें तो इस डायग्राम में ये सब हम लोग हटा देते हैं अभी।
अब इसमें जो आपको शेयर रेजिस्ट करने का डायग्राम बनेगा, वो डायग्राम जो बनेगा वो आपको कुछ, ये आपका बीम है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। इसमें आपका ये रेनफोर्समेंट चल रहा था, ये ग्रीन रेनफोर्समेंट चल रहा था। अब आप बेंट अप बार्स तो प्रोवाइड कर दिए। अब बेंट अप बार्स के बाद मानते हैं कि हम लोगों को स्टीरअप्स भी देना है, तो अगर हम वर्टिकल दे रहे हैं तो ये ऐसा चलेगा, मतलब बेंट अप बार्स भी है आपके बीम में और आपका स्टीरअप भी है। ये इतना ब्रेक कर करके आपको इसलिए समझाना पड़ा क्योंकि बेंट अप बार्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, बेंट अप बार्स में ही आकर के सारे स्टूडेंट्स की गाड़ी जो है वो अटक जाती है कि बेंट अप बार्स नहीं समझ में आया। तो ये है पूरा स्टोरी। इसमें आपको कहीं भी कोई बार्स बेंड नहीं करने की ज़रूरत है, इसमें कहीं भी कोई बेंड नहीं करने की ज़रूरत है। अगर आप बेंड कर रहे हैं तो उसके साथ में आपको ये रेनफोर्समेंट भी देना है, मतलब वर्टिकल देने तो वर्टिकल, अगर इंक्लाइंड दिए होते तो इंक्लाइंड वाला आपको आ जाता। ठीक है, ये 3 तरीके के आपको हो गए स्टीरअप्स, और इन तीनों के लिए हो गया आपका ये वाला फॉर्मूला। अब आपको अगर कहता है डिज़ाइन करने के लिए कि शेयर रेनफोर्समेंट डिज़ाइन कीजिए, तो वो आपको बताएगा कि वर्टिकल डिज़ाइन कीजिए या इंक्लाइन डिज़ाइन कीजिए। अगर नहीं बताता है क्वेश्चन में तो आप आसान वाला चुनिए, वर्टिकल वाला। इंक्लाइन चुनिएगा तो फिर एंगल लगाना पड़ेगा अल्फ़ा, फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप चुनिए कि आसान वाला डिज़ाइन करना है। अगर वो कह देता है कि नहीं आपको कोई ना कोई डिज़ाइन करना है, तो फिर आपको जैसे कह दिया कि वो आपको बेंट अप बार्स डिज़ाइन करना है या आपको इंक्लाइन स्टीरअप्स डिज़ाइन करना है, तो फिर बेंट अप बार्स या इंक्लाइन स्टीरअप्स हम लोग देंगे। बस जो भी करेगा, डिज़ाइन करने भी बोलेगा तो यही स्टोरी है, कैलकुलेट करने भी बोलेगा तो यही स्टोरी है। ये इतना सारा ही जो 3 पेज का जो स्टोरी है, यही आपका शेयर का टोटल स्टोरी है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है शेयर में। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का शेयर का यहाँ पे कहानी कंप्लीट। तो हम लोग अब बॉन्ड स्टार्ट करते हैं, और हम लोगों का आधा घंटा और ये वीडियो लगभग चलना चाहिए। आधे घंटे के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट कर दें। अब नेक्स्ट है हम लोगों का बॉन्ड। अब ये बॉन्ड क्या होता है, आपको ध्यान होगा कि जब हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड पढ़े थे, उसका एजम्पशन जब हम आपको बताए थे, तो उसमें आपको सबसे पहला जो पॉइंट था वो था प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। उसका मतलब क्या था, उसका मतलब यही था कि अगर आपका ये बीम है, अगर आपका ये बीम है, ये आपका बिफोर बेंडिंग है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन, अगर आप इसको यहाँ कहीं से भी एक कट कीजिएगा, तो यहाँ से जो आप क्रॉस सेक्शन देखिएगा, तो ये क्रॉस सेक्शन आपको कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। रेक्टेंगुलर अगर है तो रेक्टेंगुलर दिखेगा, इसको हम लोग बोलेंगे बी, इसको हम लोग बोलेंगे डी। अब एजम्पशन के हिसाब से जब ये बीम बेंड होगा, ये बीम जब आपका बेंड होगा तो ये कुछ ऐसा होगा। बेंड होने के बाद अब ये जो एजम्पशन था वो कहना चाह रहा था कि यहाँ पे भी अगर आप कहीं से भी अगर आप एक सेक्शन कट कीजिएगा, तो ये आपको यहाँ पे जो आपका बीम का क्रॉस सेक्शन दिखेगा, ये भी आपको कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब इस क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये यहाँ पे b इंटू डी था, ये 300/600 था अगर, तो यहाँ भी 300/600 और रेक्टेंगुलर ही नज़र आएगा। मतलब है कि बिफोर और आफ्टर बेंडिंग क्रॉस सेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये क्यों हो रहा था, ये एजम्पशन क्यों आप कर पा रहे थे, इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि इसमें जो रेनफोर्समेंट आप यहाँ पे प्रोवाइड किए थे, ये वाला, ये जब आपका बिफोर बेंडिंग था, जब ये बेंड हुआ आपका बीम, तो रेनफोर्समेंट भी आपका साथ में साथ इस तरह से बेंड हुआ। ये रेनफोर्समेंट भी आपका ऐसे ऐसे साथ में बेंड हुआ। तो साथ में बेंड हुआ तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, डक्टाइल हो गया रेनफोर्समेंट की वजह से। तो इसलिए इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो चेंज नहीं हुआ। तो रेनफोर्समेंट जो आपका साथ में इस तरह से बेंड किया, ऐसा हो सकता था कि रेनफोर्समेंट यहीं रहता और ये कंक्रीट बेंड कर जाता, ये कुछ शेप ऐसा हो जाता कंक्रीट का, लेकिन रेनफोर्समेंट ये सीधा का सीधा ही चलता। तो ये कब होता, जब आपका इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं होता। रेनफोर्समेंट सेपरेट एक्ट करता, कॉलम का कंक्रीट, बीम का कंक्रीट सेपरेट एक्ट करता। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे दोनों जो है वो आपका एक साथ कर रहा है बेंड। इसका मतलब है कि यहाँ पे अवेलेबल है आपका कंक्रीट और रेनफोर्समेंट के बीच में बॉन्ड। अब यही वाला बॉन्ड जो है ये आपके रेनफोर्समेंट को कंक्रीट से स्लिप आउट होकर के बाहर नहीं आने में आपको हेल्प करता है, मतलब कंक्रीट के साथ बनाए रखने में हेल्प करता है। अब इस बॉन्ड के लिए आपका कैलकुलेशन होता है, और वो कैलकुलेशन क्या होता है कि जो आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है,
ये आपका बीम है और इसमें आपका यहाँ पे इस तरह से कॉलम चल रहा है, ये आपका कॉलम आ रहा है यहाँ से। अब आपका टारगेट क्या है कि इस बीम में जो आपको लोड के हिसाब से, जो बेंडिंग के हिसाब से जो आपको रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड था, वो रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर दिए। यहाँ पे मान लीजिए कि इसका एरिया आ गया आपका 325.5, ये तो आपका एरिया आ गया। अब हम आपको समझाए थे कि जो लोड एक्ट करता है वो बिल्कुल इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक तो आपको दिखता है कि एक्ट कर रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहाँ तक आता है, कुछ यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसका मतलब है कि ये जो रेनफोर्समेंट है, ये अगर आप सिर्फ यहाँ से यहाँ प्रोवाइड करेंगे तो ये आपका बीम जो होगा वो स्लिप, यहाँ से आपका बीम इस तरह से क्रैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो रेनफोर्समेंट नहीं मिला उसको, और ये दोनों जगह से क्रैक करेगा, ये पूरा का पूरा रेनफोर्समेंट बीम के साथ नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपको ये जो रेनफोर्समेंट है, इस रेनफोर्समेंट को आपको थोड़ा अंदर तक ले जाना होगा, इतना अंदर जितना में ये स्लिप आउट होने का जो चांस था। इसको हम अलग कलर से बनाते हैं। ये जो रेनफोर्समेंट है इसको हम लोग इतना अंदर ले जाएंगे कि इसके जो स्लिप आउट होने के चांसेस थे वो आपके ख़त्म हो जाए। और ये जो ब्लू कलर का बार जो हम अंदर की तरफ ले गए, मतलब ये ग्रीन रेड बार ही था, इसको हम एक्सटेंड करके जो हम अंदर ले जा करके इस तरह से 90 डिग्री बेंड दिए, ये इतना लेंथ जो हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए, ये वाला, ये लेंथ कहलाता है आपका डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ ये दोनों साइड में सेम होगा, ठीक है, तो दूसरे साइड का नहीं लिख रहे हैं अभी। ये डेवलपमेंट लेंथ बताता है कि अगर आप डेवलपमेंट लेंथ जो है ये इतना अगर आप प्रोवाइड कर दीजिएगा तो इसका मतलब है कि इस लोडिंग के हिसाब से जो ये रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड किए हैं 325.5, ये आपका स्लिप आउट होकर के बाहर नहीं जाएगा। इसमें बहुत सारा स्टोरी होता है, फ्लेक्सुरल बॉन्ड होता है, एंकरेज बॉन्ड होता है, अभी उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, वो सारा आपका फुल कोर्स जहाँ पे जब पढ़ाएंगे तब उसमें एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ मैराथन में आपको सिर्फ शॉर्ट में आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं कि क्या हो रहा है और क्यों दे रहे हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपका जो डेवलपमेंट लेंथ है, ये आपका जितना आप प्रोवाइड करेंगे ये आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा कि आपका एक पार्टिकुलर केस में, इस केस में ये 325 के केस में आपका डेवलपमेंट लेंथ कितना रिक्वायर्ड होता है, यही चीज़ आपको कैलकुलेट करना है। अब अगर हम लोग आइडियल कंडीशन की बात करें तो आइडियल कंडीशन में हम लोग इस रेनफोर्समेंट को, अगर हम लोग देखें कि डेवलपमेंट लेंथ का डेफिनेशन देखते हैं तो डेवलपमेंट लेंथ हम लोग कहते हैं इस वाले रेनफोर्समेंट को, ये हम लोग कितना जो बाहर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये क्या होता है ना कि कई बार पॉसिबल नहीं होता है कि हम लोग इस डेवलपमेंट लेंथ को हम लोग स्ट्रेट ही रख करके मतलब अपना सफिशिएंट कर दें, जैसे हम लोग कैलकुलेट किए और डेवलपमेंट लेंथ हम लोगों को निकल करके आया 800 mm। तो जब भी ये आता है तो ईच साइड आता है, मतलब एक तरफ की बात कर रहे हैं। अब आपका कॉलम जो है, ये कॉलम है अगर आपका 500 mm का, तो आप 800 mm प्रोवाइड कैसे करेंगे सीधा में, तो आप नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, बार को यहाँ से ऐसे बेंड कर देते हैं। अब बेंड करके, क्योंकि नीचे तो यहाँ तक कंक्रीटिंग हुआ रहता है कॉलम में, उसके ऊपर ही तो हम लोग बीम वगैरह बनाते हैं ना, तो इसलिए नीचे तो जा नहीं सकते हैं, तो हम लोग इसको क्या करते हैं ऊपर की तरफ ले जाते हैं। और यहाँ 500 है, इधर से कवर छोड़ देंगे अगर 50 mm का, तो बचा 450, तो रिमेनिंग जो आपका 350 होता है उसको हम लोग कोशिश करते हैं कुछ ऐसा दे देने का, ताकि ये 450 + 350 = 800, जितना रिक्वायर्ड आया था उतना हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर दें। अब ये जो स्ट्रेट रखते हैं यही होता है आपका डेवलपमेंट लेंथ। नहीं दे पा रहे हैं इसीलिए हम लोग उसको बेंड करके 90 डिग्री पे कर दिए। अगर जगह होता तो हम लोग इसको कर सकते थे 45 डिग्री पे भी, उसके बाद हम लोग कर सकते थे 90 डिग्री पे भी, फिर हम लोग कर सकते थे 135, मतलब 45 के मल्टीप्लाई में हम आपको लिख रहे हैं सारा वैल्यू कि हम लोग या तो 45 डिग्री बेंड करते, या तो 90 करते, या 135 करते, या 180 करते। जैसे मान लीजिए आपको 1800 mm रिक्वायर्ड आ जाता और अब आप 1800 में 500 आपको इधर मिल गया और ऊपर आपको ये बीम मान लीजिए 600 का है, तो ये आपको मिला 600 + 500 1100। अभी भी आपको 700 और देना है। अब आप बीम से ऊपर तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि ऊपर तो आपका कॉलम आ जाएगा फिर, तो आप इसको क्या करेंगे, फिर से एक यहाँ पे बेंड दे देंगे। तो ये बेंड कितना हो गया 90 और ये 90, 180 डिग्री बेंड हो गया। तो 180 डिग्री बेंड में आपका ये 500, ये 500 1000 और ये 600 1600, इसको हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। ये टोटल क्या होगा कि आपका ये आपका डेवलपमेंट लेंथ बन जाएगा, मतलब आपको ये बॉन्ड बना देगा कॉलम के कंक्रीट के साथ, ताकि रेनफोर्समेंट आपका बीम से स्लिप आउट होकर के नीचे ना गिर जाए।
बस यही आपको इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है बॉन्ड के केस में कि या तो 45, 90, 135 या 180 डिग्री, इसका हम लोग कोई भी बेंड प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसमें आपको कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जो आप समझ लीजिए कि ये तो हो गया टोटल, आपको हम समझा दिए थे कि डेवलपमेंट लेंथ किसको हम लोग कहते हैं। अब इस डेवलपमेंट लेंथ में ये वाला जो लेंथ जो बेंडिंग के बाद जो 90 डिग्री आप बेंड किए उसके बाद जो आपका ये सीधा गया, इसको हम लोग बोलते हैं एंकरेज लेंथ। एंकरेज लेंथ। इस टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट लेंथ। इस टोटल को हम लोग कहते हैं यहां से लेके यहां तक जो होगा ये होगा हम लोगों का डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, तो ये एंकरेज लेंथ क्या होता है समझ में आ गया, डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है समझ में आ गया। अब ये दो आपका टर्म आ गया, इस पूरे बॉन्ड में सिर्फ यही आपको कैलकुलेट करने के लिए आएगा। अगर आप बीम के हिसाब से सोचेंगे तो पहले बीम में बेंडिंग आया, ये रेनफोर्समेंट दे दिए, शेयर आया, शेयर के लिए रेनफोर्समेंट दे दिए, लेकिन अभी भी बेंडिंग वाला रेनफोर्समेंट गिर सकता है, स्लिप आउट हो सकता है, तो ये डेवलपमेंट लेंथ भी कैलकुलेट कर देते हैं। और इन तीनों को जब आप कंबाइन करते हैं, बेंडिंग, शेयर और आपका बॉन्ड, ये तीनों को जब आप कंबाइन करते हैं तो बीटेक वाले स्टूडेंट पढ़ते होंगे जो बीम डिज़ाइन, उसका ये पार्ट आपको यहाँ पे कवर होता है। डिप्लोमा वाले जो पढ़ रहे हैं वो बेंडिंग का न्यूमेरिकल अलग करते हैं, शेयर का न्यूमेरिकल अलग करते हैं, बॉन्ड का न्यूमेरिकल अलग करते हैं, और उनके पूरे सिलेबस में ये बेंडिंग, शेयर और बॉन्ड करके ही कंप्लीट हो जाता है आरसीसी। बीटेक वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो जब वो बीम डिज़ाइन पढ़ रहे होते हैं तो ये बेंडिंग, शेयर और बॉन्ड को एक साथ वो डिज़ाइन करते हैं। उनका बीम डिज़ाइन का न्यूमेरिकल 3 से 4 पेज जाता है। डिप्लोमा वालों के जो डिज़ाइन होता है वो 1.5 से 2 पेज में ख़त्म हो जाता है। मतलब है कि डिप्लोमा वालों के डबल में वो सारा काम बीटेक वाले स्टूडेंट करते हैं। तो जो भी बीटेक स्टूडेंट इसको देख रहे हैं उनको पता होगा कि बेंडिंग, शेयर और बॉन्ड को कंबाइन कर करके वो जो कैलकुलेशन करते हैं वो बीम डिज़ाइन कहलाता है। और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट जो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि हम लोग अब तक 3 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। बेंडिंग का न्यूमेरिकल अलग है, शेयर का अलग है, बॉन्ड का अलग है, तीनों न्यूमेरिकल को जोड़ दीजिए सारे कंडीशंस को, तो आपका ये बीम डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, एसएससी जेई में जो पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है। तो सिंपल सा बात है, फॉर्मूला याद रखिए, स्टेप्स अपने आप याद हो जाएगा। पहले बेंडिंग का सारा कहानी कर लिए सिंगली डबली में, वहाँ पे समझ में आ गया बीम सिंगली है कि डबली है, उसका कैलकुलेशन चेक कर लिए। जब फाइनल रेनफोर्समेंट आ गया उस एएसटी को हम लोग पीटी में कन्वर्ट कर दिए और शेयर में आ गए। शेयर में कंक्रीट का स्ट्रेंथ निकाल लिए, सारा कैलकुलेशन कर दिए, रेनफोर्समेंट पता चल गया। उसके बाद एक छोटा सा कैलकुलेशन ये बॉन्ड का कर दिए कि रेनफोर्समेंट इतना प्रोवाइड कर रहे थे, इसके हिसाब से डेवलपमेंट लेंथ इतना रिक्वायर्ड होगा। अब इसका जो फॉर्मूला है हम लोगों का, वो फॉर्मूला पे हम लोग आ जाते हैं। फॉर्मूला ये है एलडी, डेवलपमेंट लेंथ को हम लोग लिखते हैं एलडी से। तो एलडी का फॉर्मूला है हम लोगों का 0.87 FY इंटू फाई जो डायमीटर है, डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ BD। अब ये फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले को भी आसानी से अगर आप शॉर्ट आउट कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। 0.87 इंटू F, अच्छा इसको ऐसे समझा देते हैं, यहाँ डिराइव कर देते हैं। पहले फॉर्मूला को हम अंडरलाइन कर देते हैं, उसके बाद हम आपको ये फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं। अदरवाइज़ कितना सारा चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखिए आपका, अभी हम एक छोटा सा सेक्शन बनाते हैं। ये आपका वो कॉलम का पोर्शन है जिसके अंदर आपका जो रेनफोर्समेंट था वो आपको जा रहा था, मतलब यहाँ तक आपका रेनफोर्समेंट आ रहा था बाहर से, यहाँ पे आपका बीम था ऐसा मान लीजिए, और ये वाला पोर्शन आपका कॉलम का है। हम इसका सिर्फ छोटा सा एक सेक्शन बनाए हैं। अब इसके अंदर आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना था कुछ इतना, ये आपका रेनफोर्समेंट अंदर की तरफ एक्सटेंड करना था, और ये रेनफोर्समेंट आपका चारों तरफ से इस तरह से आपको एक कंक्रीट के साथ जो है वो अटैच्ड हो करके आपको एक बॉन्ड दे रहा है, जो कि रेनफोर्समेंट आपका खींच करके बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कंक्रीट रेनफोर्समेंट के साथ मिल करके आपको जैसे इधर फोर्स लग रहा है T, तो ये अंदर की तरफ आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको दे रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इस रेनफोर्समेंट को देखें तो इस रेनफोर्समेंट का आपको एक सर्कुलर रेनफोर्समेंट है, तो इसका अगर हम लोग पूरा वो निकालें कि कौन सा पूरा एरिया है या पूरा वॉल्यूम जो है ये इतना पोर्शन है जो उसको बॉन्ड दे रहा है, तो ये पोर्शन कैसे होगा, एक तो होगा L इंटू पाई इंटू डी, पाई डी करेंगे तो इसका हम लोगों को सरकमफ्रेंस मिल जाएगा, इंटू लेंथ कर देंगे तो ये पूरा वॉल्यूम जो है L इंटू पाई डी, ये हम लोगों को है जो बॉन्ड में हम लोगों को हेल्प कर रहा है। तो ये आपका टोटल क्या हो गया, वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंटू आपका ये टाउ BD जो है ये आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ है, किसका, कंक्रीट का।
कि कंक्रीट में आपका अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से आपका बॉन्ड स्ट्रेस का एक वैल्यू होता है, वो आपका है ये वाला, अभी आपको मिल जाएगा टेबल में से। तो ये पूरा क्या कर रहा है, इस वाले पोर्शन को एक रेजिस्टेंस दे रहा है, किसके लिए, इस रेनफोर्समेंट में आने वाले स्ट्रेस के लिए। क्या है वो स्ट्रेस, 0.87 FY ASV। ASV क्या है, पाई/4, सॉरी ASV नहीं, AST, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर, यही है। अब यहाँ भी इस d को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल d मान लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग d ही माने हैं, पाई इंटू डी। और ये जो आपका क्रॉस है, इन सब को अलग कलर से कर देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। L इंटू पाई डी इंटू टाउ बी डी इजकल टू 0.87 FY इंटू पाई/4 डी स्क्वायर। ये x नहीं तो लगेगा, इसलिए हम इसको रेड से मार्क कर दिए। अब आप इसमें देखिए कि ये पाई/4 डी स्क्वायर इंटू 0.87 FY, ये तो आपको पहले से पता था, 0.87 FY AST। ये है आपका वो एरिया या वो वॉल्यूम इंटू वो जो स्ट्रेस है आपका, जो जिसको हम लोग बॉन्ड स्ट्रेस बोल रहे हैं, जो हेल्प कर रहा है इस फोर्स को रेजिस्ट करने में। अब इन सारे में आप देखिए कि आपको क्या क्या कट जाएगा। आपका ये d, इस डी स्क्वायर के इससे कट जाएगा, टाउ बी डी एज इट इज रहेगा, पाई कट जाएगा आपका किसके साथ, इस वाले पाई के साथ। तो रिमेनिंग फॉर्मूला क्या बचा, L इंटू टाउ बी डी इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू डी डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अगर हमको बोला जाए कि ये L क्या है, तो ये L यही तो डेवलपमेंट लेंथ है जो हम लोगों को निकालना है, LD। तो ये हम लोगों का हो जाएगा LD, यहाँ भी लिख देते हैं LD। तो LD अगर हम लोगों को निकालना है तो LD क्या हो जाएगा, 0.87 FY। अब इस D को आप चाहें तो फाई भी लिख सकते हैं, आप शुरू से टोटल को फाई रखते तो फाई ही रह जाता। तो 0.87 FY फाई डिवाइडेड बाई 4, ये टाउ बी डी भी इधर आ जाएगा, टाउ बी डी। बस ये छोटा सा आपका डेरिवेशन है, यही है आपको जो बॉन्ड का भी आप फॉर्मूला निकाले थे, ये वही आपका डेरिवेशन है। ठीक है, बहुत ही आसान है। सारी चीज़ें जो है ना वो सिग्मा इंटू ए इजिकल टू पी, इसी के आगे पीछे घूम रही हैं। इसलिए हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि अगर आपको एक बेसिक जो आप सोम में पढ़ते हैं, सिग्मा इंटू ए इजिकल टू पी, बस इसको अगर आप याद रख लेंगे तो सारी चीज़ें जो है वो इसके अराउंड ही घूम रही हैं। अब ये सिग्मा अलग अलग है, किसी में 0.87 FY AST है, किसी में 0.87 FY ASV है, किसी में 0.87 FY, अभी टाउ बी डी आ गया आपको। तो ये सारी चीज़ें बस अलग अलग हो रही हैं। तो ये सिंपल इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब ये हो गया आपको डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला। अब डेवलपमेंट लेंथ का मैक्सिमम भी कोई कंडीशन होता है कि मैक्सिमम डेवलपमेंट लेंथ कितना दे सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपका ये कॉलम है तो इस कॉलम के अंदर पता चला रेनफोर्समेंट घुमाए जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको पता चला कि LD निकल के आया 1800, कॉलम है 300 का, तो 300 के अंदर ऐसे ऐसे बेंड दिए जा रहे हैं, ऐसे जाली बनाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इसका मैक्सिमम भी आपको एक लिमिट है। और वो लिमिट क्या है, वो लिमिट आपको है इसके सपोर्ट कंडीशन पे डिपेंड करता है। मतलब ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि ये हम लोगों का सपोर्ट है, ये हम लोगों का बीम है, इस तरह से। अब इस डायग्राम को हम थोड़ा बनाते हैं एक्चुअल, कि एक्चुअल में कैसा होगा, उसके हिसाब से ये कंडीशन बदलता है। अब रेनफोर्समेंट अगर आप हम लोग एक बीम बना दें, तो ये आपका एक बीम है। अब ये बीम सिंपली सपोर्टेड है, तो सिंपली सपोर्टेड अभी हम लोग क्योंकि पढ़ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि नीचे से आपका कोई दीवार आ रहा होगा और इस दीवार के ऊपर आपका ये जो बीम है ये जा करके बस रखा रहा होगा। इसी को हम लोग सिंपली सपोर्टेड बोलते हैं। ये इस तरह से कुछ आपका बीम हो सकता है। इस तरह का नहीं बनाते हैं, सेम है, इसको ऐसे ब्रेक लाइन दे देते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, या तो ऐसा केस हो सकता है। अब इसको एक बार दोबारा बना देते हैं फिर से, कि आपका सेम ये जो बीम है, ये बीम आपका एक दूसरे बीम पे आकर के रेस्ट कर रहा है। इसको ब्लू से बना देते हैं कि एक आपका ऐसा कोई मेन बीम आ रहा है, कुछ इतने डेप्थ का, और उसमें ये बीम आकर के सपोर्टेड हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये वाला लाइन नहीं होगा क्योंकि दोनों तो कंक्रीट ही है, तो इस तरह से जाके मिल जाएगा। और फिर जो आपका वॉल था वो यहाँ चल रहा है नीचे की तरफ, ये आपका वॉल है। मतलब क्या है, इसको प्लान में अगर समझिएगा तो आपका ये घर है, ये आपका घर का आउटर वॉल है। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं कि बीम चला रहे हैं, तो बीम का कलर हम लोग कर देते हैं जैसे ग्रीन से,
कि आप इसमें ये एक बीम दिए इस तरह से, यहाँ पे आप कॉलम दे दिए, और उसके बाद यहाँ पे आपको अगर एक और बीम चलता है, अब इसको एक्चुअली दूसरे कलर से दे देते हैं, ये अगर आपका बीम का जो डेप्थ है ये अगर आपको कम है, जो ये सेकेंडरी बीम चल रहा है बीच में, कई बार हम अपने घर के बीचों बीच एक बीम देखते हैं, अगर ये बीम का डेप्थ जो है ये आपका है 300 mm और ये दोनों जो बीम है ये आपको अगर 600 mm के हैं, तो जब हम यहाँ से एक क्रॉस सेक्शन इस तरह से कट करेंगे, सेक्शन XX अगर हम इसका नाम देंगे, तो ये क्या दिखेगा हमको, एक तो ये 600 वाला बीम दिखेगा और सामने से ये 300 वाला बीम निकल रहा है, इधर भी जाकर के ये 600 वाले पे रेस्ट कर रहा है। तो इसमें जो आपका रेनफोर्समेंट आ रहा है, ये रेनफोर्समेंट जो है ये तो आपका कुछ यहाँ से जा करके ऐसे बेंड हो जाएगा, ये टॉप का रेनफोर्समेंट यहाँ से आके ऐसे बेंड हो जाएगा। इस वाले केस में जो रेनफोर्समेंट चल रहा है ये ऐसे जा करके ऊपर बेंड होगा और ये नीचे बेंड होगा ऐसे करके। अब इन दोनों में आपको एक डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि जो आपका एक्चुअल सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे क्या आता है, सपोर्ट रिएक्शन आता है, इस सपोर्ट पे आपका सपोर्ट रिएक्शन आता है। तो ये वाला जो जोन है ये आपका क्या है, रिएक्शन से, सपोर्ट रिएक्शन से कॉम्प्रेस्ड है। मतलब वो रिएक्शन जितना लोड पड़ रहा था उतना लोड की वजह से जो रिएक्शन आया वो इस पोर्शन को क्या किया, कॉम्प्रेस करके रखा है। ये आपको स्ट्रेस फ्री नहीं है, इस पर स्ट्रेस लग रहा है। इस केस में क्या हो रहा है कि ये टोटल लोड जो यहाँ आ रहा था, तो ये वाला जोन में आपको कंप्रेशन हो रहा है रिएक्शन की वजह से, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, थोड़ी दूर तक ही होता है ना। जितना दूर सपोर्ट रिएक्शन एक्ट करेगा उस पोर्शन को आप कह सकते हैं कि ये पोर्शन में थोड़ा कंप्रेशन है, इस पोर्शन में कंप्रेशन नहीं है। अब जब कंप्रेशन है और कंप्रेशन नहीं है तो इसको हम केस नंबर 2 बोल देते हैं, इसको हम केस नंबर 1 बोल देते हैं। जब कंप्रेशन है तो हम लोगों का जो मैक्सिमम LD है, LD मैक्स, उसका फॉर्मूला है 1.3 m0/v प्लस एंकरेज लेंथ। m0 क्या है, आपके बीम का जो मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी है, जो आप अगर सिंगली है तो सिंगली का कैपेसिटी आपको पता है, डबली है तो डबली का कैपेसिटी आपको पता है, सारी चीज़ें हम लोग कर के आए हैं पीछे से। जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं ये वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। कितना शेयर फोर्स आ रहा है ये निकाल लेना है, m0/v इंटू 1.3 करेंगे इस केस में, प्लस एंकरेज लेंथ करेंगे। इस वाले केस में ये 1.3 खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये 1.3 क्या था, इस वैल्यू m0/v को ये 30% इंक्रीज कर दिया। ये कॉम्प्रेशन, यहाँ ये कॉम्प्रेशन नहीं लग रहा है, तो यहाँ सिर्फ m0/v प्लस एंकरेज लेंथ इज इक्वल टू आपका LD मैक्स हो जाएगा। बस यही डिफरेंस है आपका। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, ये आपको याद रखना है। ये LD मैक्स का फॉर्मूला है। ये आपको बॉक्स बना देने से क्या होता है कि जब आप नोट्स देख रहे होंगे ना तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला किसके लिए हुआ है। ठीक है, ये है 1, ये है 2 आपका। ये LD मैक्स आपके क्वेश्चन में आपको कंडीशन दिया हुआ रहेगा। अगर आप क्वेश्चन का वर्ड्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको लिखा रहेगा कि सपोर्ट के पास कंप्रेशन है, इसका मतलब है कि सपोर्ट रिएक्शन नज़दीक है तो 30% m0/v को बढ़ा देना है। अगर क्वेश्चन में कहता है कि सपोर्ट के पास जो सपोर्ट है वो आपके बीम के रेनफोर्समेंट से काफ़ी दूर है या दूर है, इसका कहने का मतलब है कि ये केस नंबर 2 आ रहा है। दूर है तो आपके रेनफोर्समेंट में कोई कंप्रेशन नहीं आ रहा है, उससे आपको एडिशनल हेल्प नहीं मिलेगा बॉन्ड में, तो वो 30% हम लोग हटा देंगे। 1 इंटू m0/v हो जाएगा, जिसको हम लोग m0/v लिखते हैं, प्लस आपका एंकरेज लेंथ होगा। एंकरेज लेंथ क्या होता है वो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखना है कि एंकरेज लेंथ जो है इसके लिए ही हम आपको कंडीशन बताए थे कि अगर आपका 45 डिग्री का बेंड हो रहा है तो इसको हम लोग लेते हैं 4 इंटू डाया ऑफ बार। ये जो टोटल एंकरेज लेंथ जो ये घुमाते हैं हम लोग रेनफोर्समेंट, ये कितना बाहर जा रहा है बेंड होने के बाद, ये 4-5 होगा अगर आपका 45 डिग्री का बेंड है। 90 डिग्री का बेंड है तो ये 8-5 हो जाएगा, डबल होता चला जाएगा। उसके बाद अगर 180 डिग्री का बेंड है तो ये उसका भी डबल हो जाएगा, 16-5 हो जाएगा। 135 डिग्री का बेंड है तो ये आपका 12-5 हो जाएगा। मतलब 4-5 के मल्टीप्लाई में हर 45 डिग्री पे 4 इंटू डायामीटर ऑफ बार जो है उतना हम लोग लेंथ प्रोवाइड करेंगे। अगर 20 mm का बार दे रहे हैं, अगर आप 45 डिग्री बेंड करते हैं तो इसका मतलब है कि 80 mm आपका एंकरेज लेंथ होगा। 20 इंटू 4, 90 डिग्री दे रहे हैं तो 20 इंटू 8, 160 mm आप ऊपर की तरफ बेंड करेंगे।
ये आप यहाँ पे पुट कर देंगे, एम नॉट और वी आपको पता है, तो आपको मैक्सिमम एल डी मिल जाएगा, और एल डी आप यहाँ से निकाल चुके हैं, ये आपका डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला है। तो दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन एल डी मैक्स है। ये तो हमेशा सही क्राइटेरिया होता है कि कोई भी चीज़ अपने मैक्सिमम कैपेसिटी से ज़्यादा आप नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, बस यही आपको याद रखना है। आपको अगर बॉन्ड का कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें या तो एल डी मैक्स यही पूछेगा कि आपको कितना एल डी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, और जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा देगा कि एल डी मैक्स आपको निकालना पड़ेगा। हो सकता है एल डी आपका ज़्यादा निकल के आ रहा हो एल डी मैक्स से, तो उस केस में आप बताएंगे कि हम लोग एल डी मैक्स ही फाइनल प्रोवाइड करेंगे। अगर एल डी आपका कम निकल करके आ रहा होता है एल डी मैक्स से, तो फिर आप एल डी प्रोवाइड करते। और या नहीं तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे सकता है 6 नंबर में कि आपको सिर्फ ये एल डी फाइंड आउट करने के लिए दे देगा बस, इसके अलावा और कोई बहुत ज़्यादा इसको टेक्निकल मतलब उसमें फंसाएगा नहीं आपको। अब हम लोगों को जानना है कि ये बॉन्ड का जो हम लोग फॉर्मूला आपको डिस्कस किए, इस फॉर्मूला में डेवलपमेंट लेंथ का जो फॉर्मूला है इसमें 0.87 FY इंटू 5 आपको पता रहेगा क्वेश्चन में, FY आपको पता रहेगा, बाकी सब न्यूमेरिकल वैल्यू है। टाउ बी डी आपको जानना है, अगर आपको टाउ बी डी पता चल जाए कहीं से तो आप एल डी निकाल सकते हैं। तो इस टाउ बी डी के लिए हम लोगों के पास आई एस कोड हम लोगों को एक टेबल देता है, हम लोग अभी वो टेबल देखेंगे। वो टेबल आपको याद नहीं रखना है, उसमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो हमेशा आपको गिवन रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि जब आप एसएससी जेई का प्री देने जाइएगा तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको ये टाउ बी डी का वैल्यू ना दे और आपको डेवलपमेंट लेंथ निकालने के लिए दे दे। 1 मार्क का क्वेश्चन जो आता है टेक्निकल वाले पार्ट में, तो वहाँ पे आपको जैसे M20 दे देगा या M25 दे देगा। तो ये जो बेसिक वाले चीज़ है 20, 25, इन सब का आपको वैल्यू जो है ये याद रखना पड़ेगा टाउ बी डी का। हो सकता है वो क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा। अब आपको ऐसा नहीं है कि M40 का याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जनरल क्वेश्चंस में 20, 25, बहुत हुआ तो 15 या 30, लेकिन ये दोनों जो है ये दोनों भी कम पूछे जाते हैं, ये दोनों ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन दोनों का वैल्यू जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये टेबल कहाँ मिलता है? ये टेबल मिलता है हम लोगों को IS 456 2000 में। अब वो टेबल हम आपको दिखा देते हैं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये डिज़ाइन टाउ बी डी कहाँ से आया। क्लॉज नंबर 26.2.1.1, मतलब जो IS कोड है उसमें अलग अलग क्लॉजेज है। क्लॉज नंबर 1 से शुरू हुआ है और 30-35 के आसपास जाएगा, जिसमें से 26 क्लॉज में बॉन्ड के बारे में बताया गया है। जब आप बुक खोलेंगे IS 456 और उसका आप इंडेक्स रीड करेंगे तो 26 टॉपिक जो है वो बॉन्ड का है। इसमें कह रहा है डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट मेथड फॉर प्लेन बार्स इन टेंशन। ये चीज़ को अंडरलाइन कर देना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फॉर प्लेन बार्स इन टेंशन, यही इसी में ही सारा कैलकुलेशन है, इसी में ही सारा मिस्टेक होता है स्टूडेंट का। अब वो क्या होता है हम समझा देते हैं। प्लेन बार्स किसको आप बोलते हैं? FE 250 को। स्टार्टिंग में ही हम लोग समझाए थे इस मैराथन के कि FE 250 आपका प्लेन बार होता है, बाकी HYSD आपका डिफॉर्म्ड बार्स होता है, ठीक है। अब प्लेन बार्स टेंशन में, इसका मतलब है कि ये अगर आपका बीम है, इस बीम में आपका ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये कंप्रेशन है, ये टेंशन है। मतलब है कि अगर आप यहाँ पे जो आप अपना FE 250 का बार दे रहे हैं, यही हुआ ये प्लेन बार्स इन टेंशन। इसका मतलब है कि बॉटम साइड में जो एनफोर्समेंट दे रहे हैं 250 का, FE 250, ये ध्यान रखना है आपको। इसके लिए ये टाउ बी डी का आपके पास वैल्यू दिया गया है। M20 के लिए 1.2, 25 के लिए 1.4, 30 के लिए 1.5, 35 के लिए 1.7, बाकी सब के लिए 1.9, मतलब 40 से लेके 80 तक के लिए। तो बहुत डिफिकल्ट वैल्यूज़ नहीं है, याद हो जाता है। इसीलिए प्री में कई बार ये वैल्यूज़ देता नहीं है, इस वजह से ही, ताकि स्टूडेंट को ये याद है या नहीं है ये चेक करने के लिए। अब ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं कि आप इस कैलकुलेशन में आएंगे, टाउ बी डी पुट कर देंगे 1.4 और आपका आंसर आ गया। नहीं, अब क्या क्या ध्यान रखना है वो समझिए। सबसे पहला कि हम लोग जो बोल रहे हैं कि ये जो टेबल है वो आपका प्लेन बार्स इन टेंशन है। तो प्लेन बार्स इन टेंशन का मतलब आपको समझ में आ गया कि ये होगा आपका, कि ये अगर आपका रेक्टेंगुलर एक बीम है, तो इस बीम में जो हम लोगों का 2 जोन होता है, उस 2 जोन में से बॉटम वाले जोन की ये बात कर रहा है, ठीक है। ये टेंशन वाले की ये बात कर रहा है। इसमें जो आपका FE 250 होगा इसकी बात कर रहा है। अब दूसरा चीज़ क्या हो सकता है कि प्लेन बार्स इन कंप्रेशन भी हो सकता है। अब आपका सिंगली है कि डबली रेनफोर्स्ड है, ये तो अभी आपको नहीं पता ना, तो हम लोगों को सारा फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो ये हो सकता है प्लेन बार्स इन कंप्रेशन। इसके लिए क्या केस हो सकता है कि यही सेम जो आपका ये बीम है, इस बीम में रेनफोर्समेंट जो है वो टॉप में प्रोवाइड किया गया है। प्लेन बार्स ही है, FE 250 ही है, FE 250 है, लेकिन टॉप में है, तो कंप्रेशन हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है कि HYSD बार इन टेंशन,
जहाँ पे आप प्लेन बार्स दे रहे थे टेंशन में, अब आप वहाँ पे प्लेन नहीं देंगे और आप दे देंगे HYSD बार। इसका आपको न्यूमेरिकल्स आप ज़्यादातर करते हैं, जो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें लिखा रहता है टेक FE415, तो FE415 क्या HYSD बार है। रेनफोर्समेंट निकालते हैं, AST क्या निकालते हैं, टेंशन वाला निकालते हैं। तो ये केस हो गया एक आपका HYSD टेंशन में। और चौथा हो सकता है कि HYSD बार इन कंप्रेशन। ये केस भी सेम इसी 2 वाले का रिपीट हो जाएगा कि ये आपका बीम है, इसमें न्यूट्रल एक्सिस है, इसमें आप टॉप में बार दे रहे हैं। कौन सा बार दे रहे हैं, HYSD। ये हम आपको बना रहे हैं क्योंकि आपको ये इंपॉर्टेंट है समझना, इसीलिए हम आपको इसको यहाँ पे स्टार मार्क कर देते हैं बड़ा सा। ये नहीं समझ में आएगा एग्ज़ाम में, यहीं पे आकर के गलती होगा। एग्ज़ाम में वो आपको इसका आपको वैल्यू टेबल में दे रहा है, यही टेबल आपको एग्ज़ाम में प्रोवाइड कर देगा, पूछेगा इसके लिए या इसके लिए, तो क्या चेंज होगा। अब इस वाले का वैल्यूज़ क्या क्या था, इस वाले का वैल्यू था 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9। ठीक है, वापस आते हैं। आपका यहाँ पे M20 है, 20, उसके बाद है 25, 30, 35, डायरेक्टली लिख देते हैं 40 एंड बियॉन्ड के लिए सेम वैल्यू है। क्या क्या वैल्यूज़ हैं ये आपको अब रेड से लिख देते हैं। इस वाले केस के लिए आपको कह रहा है 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9। ठीक है, अब कह रहा है कि ये हो गया, कोड कह दिया आपको कि ये है आपका प्लेन बार्स इन टेंशन के लिए, इसके लिए ये वाला आपका टेबल है। अब इसको हम नीचे एक्सटेंड कर देते हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि आपको यहाँ पे चेंजेस क्या क्या आने वाला है। और ये चेंजेस अगर आपको याद नहीं रहे एग्ज़ाम में, चाहे SSC हो चाहे आपके यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, आपका आंसर ही रॉन्ग आएगा। आंसर रॉन्ग आएगा तो आपको पता है कि आगे आपके कितने मार्क्स डिडक्ट होने वाले हैं, क्या होने वाला है। स्टेप मार्किंग होगा तो भी आपको आधा नंबर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक फॉर्मूला का तो पूरा न्यूमेरिकल है, LD वाले फॉर्मूला का, और उसमें भी आप ये टाउ BD ही गलत पुट कर दे रहे हैं। तो पूरे न्यूमेरिकल में आपको निकालना क्या है, टाउ BD ही तो निकालना है। टाउ BD निकल गया तो आपका डेवलपमेंट लेंथ आ जाएगा। अब आपका जो ये दूसरा केस आ रहा है प्लेन बार्स इन कंप्रेशन, पहले हम आपको बता देते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा। हम आपको यहाँ लिख देते हैं, बाद में हम आपको कोड दिखा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ कहाँ पे ये लिखा हुआ है। ये वैल्यूज़ आपको टेबल हमेशा दिया रहेगा, क्योंकि यही एक टेबल IS कोड प्रोवाइड करता है। इसके लिए अगर हम लोग बार्स को टेंशन में नहीं ले जा करके कंप्रेशन में ले जाते हैं, मतलब अगर हम लोग ये डेवलपमेंट लेंथ जो निकाल रहे हैं ये हम टेंशन वाले बार का नहीं निकाल करके इस कंप्रेशन वाले अगर बार का निकालेंगे, तो हम लोगों का जो डेवलपमेंट लेंथ होगा वो हम लोगों का 25% जो होगा, या हम लोगों का ऐसे समझिए कि जो हम लोगों का ये बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू है, ये बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू जो है ये 25% इंक्रीज़ कर जाएगा। इसका मतलब है कि ये 1.2 जो होगा, ये 1.2 क्या हो जाएगा, 1.2 इंटू 1.25, 25% इंक्रीज़ करना पड़ेगा। 100% था तो इंटू 1 कर देते, तो 1.2 इंटू 1.25 हो जाएगा। ये भी हो जाएगा 1.4 इंटू 1.25, मतलब सारा वैल्यू जो है वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1.7 इंटू 1.25, 1.9 इंटू 1.25, मतलब है कि सारे को 25% बढ़ा दीजिए। 1.2 का 25% कितना होगा, 1.5 होगा, तो ये हो जाएगा 1.5। इसका 25% कितना होगा, 1.4 है तो 0.35, इसका 25% होगा तो 1.75 हो जाएगा। इसका 25% करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5, और इसका 25% हो जाएगा आपका 0.375, तो 1.875 हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपको सिर्फ 25% इंक्रीज़ कर देना है। ये होगा प्लेन बार्स इन कंप्रेशन में। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम इसको रिमार्क्स लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका इस केसेस में जो प्लेन बार्स इन टेंशन था उसमें तो 1 रहेगा, क्योंकि कोड में जो वैल्यू दिया है वही वैल्यू आपको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इस केस में हो जाएगा। इस केस में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना हो गया, 1.25। अब अगर आप इसी वापस इस केस में आइए, ये टेंशन वाला केस है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, प्लेन बार्स नहीं लगा करके HYSD बार कर देते हैं। जब आप HYSD बार कर देंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो जाएगा 1.6।
अब आप क्या कर रहे हैं कि इस वाले केसेस में आइए। ये वाला केसेस क्या है, पहले से ही 1.25 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसका मतलब है कि इसका स्टैंडर्ड वैल्यू जो था वो 1 इस तरह से लिखते हैं, स्टैंडर्ड जो इसका वैल्यू था ये था 1.25 इंटू टाउ बी डी। ये यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे आ गए तो 1.6 इंटू टाउ बी डी हो गया। सारे जो वैल्यूज़ है इस वाले का, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 से। अब आप क्या कर रहे हैं, एच वाई एच डी बार इन कॉम्प्रेशन, एक तो टेंशन का कॉम्प्रेशन में लाए थे तो 1.25 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, प्लेन बार को एच वाई एच डी किए थे तो 1.6 से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे आप देखिए दोनों ही चीज़ का कॉम्बिनेशन है, प्लेन को भी एच वाई एच डी कर दिए हैं, टेंशन को भी कॉम्प्रेशन कर दिए हैं। इसका मतलब है कि इस केस में 1.6 इंटू 1.25 इंटू टाउ बी डी जो एक्चुअल आ रहा था, मतलब ये वाला वैल्यू इंटू 1.25 हो चुका है, इंटू 1.6 करेंगे तो ये वाला वैल्यूज़ आपका आएगा। ठीक है, ये चारों केसेस आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन में लास्ट पेज में जाते हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया है, डायमीटर बता दिया है कि 28 mm है और आपको एफ वाई बता दिया है कि एफ ई 415 है और आपको टेबल दिया है 250 वाले का ही, क्योंकि आई एस कोड के पास वही एक टेबल ही है, वो नहीं देता है 415 और 500 का टेबल, उसका कंडीशन बता देता है कि ऐसा ऐसा कर लेना, हम नहीं करके दे रहे हैं। तो आपको फिर ये टेबल दिया 250 का, आपका स्टील है 415 और आपका जो एनफोर्समेंट आ रहा है वो आ रहा है कंप्रेशन वाले साइड का, तो कंप्रेशन भी हो गया और ये टेबल है टेंशन का। तो कितने सारे फैक्टर्स हैं ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही आसान है, बस जितना आप यूज टू रहिएगा, जितना आप प्रैक्टिस में रहिएगा ये उतना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार केसेस हो गए आपके टाउ बी डी के केस में। ये टाउ बी डी, अच्छा अब ये कोड में कहाँ लिखा हुआ है, अब ये देखिए इस टेबल के नीचे में आपको ये कुछ लैंग्वेज लिखा हुआ है, इस लैंग्वेज को बस पढ़ लीजिए, वही है सारा इन्फॉर्मेशन। फॉर डिफॉर्म्ड बार्स मतलब क्या, एच वाई एच डी बार्स के लिए आपको कह रहा है कन्फर्मिंग टू आई एस 1786, मतलब डिफॉर्म्ड बार्स 1786 के कंडीशन के हिसाब से बने हुए होने चाहिए। तो जो रेनफोर्समेंट हम लोगों को मिलता है वो इसके कंडीशन के हिसाब से ही बना हुआ होता है। ठीक है, ये लिखने का तरीका है इसका। दीज वैल्यू शैल बी इंक्रीज बाई 60%, मतलब 1.6 से मल्टीप्लाई करना है। ये हम आपको समझा दिए, कब के लिए, जब आप डिफॉर्म्ड बार्स ले रहे हैं, मतलब ये प्लेन है, इसको डिफॉर्म किए 1.6 से मल्टीप्लाई किए। फॉर बार्स इन कॉम्प्रेशन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस फॉर द बार्स इन टेंशन शैल बी इंक्रीज बाई 25%, मतलब जब कॉम्प्रेशन में कर रहे हो तो इसी वैल्यू को 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25% इंक्रीज कर दो। अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि एच वाई एच डी करेंगे तो 60%, कॉम्प्रेशन करेंगे तो 25%, अगर दोनों हो रहा है तो क्या होगा, तो दोनों मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये पहले 1.25 से मल्टीप्लाई होगा फिर 1.6 से मल्टीप्लाई होगा, तो जो फाइनल वैल्यू आएगा। यही चीज़ हम आपको टेबल में लिख करके यहाँ पे दिए। ठीक है, अब लास्ट एक टॉपिक जो बॉन्ड का और रह जाता है वो हो जाता है आपका बंडल्ड बार्स। अब ये बंडल्ड बार्स क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग बीम में रेनफोर्समेंट टाई कर रहे होते हैं और बीम कुछ आपका मान लीजिए कुछ इतने साइज का है, अभी साइज अननोन रख दीजिए, कुछ भी एक ऐसा शेप बना दीजिए कि ऐसा बीम है। अब इसमें आपका जो टेंशन जोन है मान लीजिए वो कहीं यहाँ आ रहा है, ऐसा न्यूट्रल एक्सिस जो है वो यहाँ आ रहा है, सेंटर पे नहीं है, ये सी है आपका, ये सी है, ये टी है। अब इसमें आपको रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करना है, मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, मान लीजिए 16 बार रिक्वायर्ड आ रहा है 20 mm का, तो 20 mm का 16 बार आप इधर प्रोवाइड कर पा रहे हैं 4 बार, तो आप यहाँ पे 4 बार देंगे कवर मेंटेन करते हुए, उसके ऊपर आप फिर यहाँ पे 4 बार देंगे। इन दो बार्स के बीच का जो गैप होगा वो एक बार्स के डायमीटर का एटलीस्ट होना पड़ेगा ताकि कंक्रीटिंग बीच में प्रॉपर हो सके। फिर उसके बाद आप एक लेयर और दे रहे हैं यहाँ पे। अब ये 12 रेनफोर्समेंट देने के बाद और रेनफोर्समेंट आप जैसे ही देते हैं वो कंप्रेशन में चला जा रहा है, और ये रिक्वायरमेंट है आपका अगर टेंशन का सिर्फ AST, तो आप कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे रेनफोर्समेंट जो है वो सिंगल इस तरह से एक एक रेनफोर्समेंट करके नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। जब नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं तो इसके लिए आपका एक सॉल्यूशन है हम लोगों के पास, जो IS कोड ही हम लोगों को बताता है कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो रहा है और 16 बार्स देने हैं तो एक काम करो, बार्स को बंडल कर दो। बंडल कर दो मतलब क्या, कि हर जगह पे एक के बदले 2-2 बार लगाओ। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, 3 लेयर प्रोवाइड किए थे रेनफोर्समेंट का, और 3 में से जो 3 लेयर थे, एक ये था, एक ये था, एक ये था। अब इन तीनों रेनफोर्समेंट के बीच में ये 2 गैप भी है, तो ये भी कितना है, 1 बार के डाया के बराबर है। इसका मतलब है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो 5 बार का आपका गैप हो गया, 1 2 3, और ये गैप जो आ गया 2 5, प्लस नीचे आप एक कवर दिए 6, तो टोटल इतने डिस्टेंस में अगर 25 ही का अगर मान लेते हैं तो टोटल 150 के स्पेसिंग में आप 3 लेयर दे पा रहे थे।
अब आपको वो कह रहा है कि बंडल कर दो। अब बंडल करने से क्या होता है, मतलब ये है कि आपका ये एक रेनफोर्समेंट यहाँ पे आ रहा है ग्रीन वाला, ये आपका नीचे में 4 बार रिक्वायर्ड था, आप 4 दिए। उसके बाद आप उसके ऊपर में जस्ट बिना कोई गैप दिए हुए एक रेनफोर्समेंट इसी तरह से सटा करके दे देंगे। लेकिन अब ये कैसे रख पाएंगे, तो हम लोगों को इसको टाई करना पड़ेगा इस तरह से। जो हम लोगों का मेश वायर होता है, मेश वायर से हम लोग इस पूरे को बांध देंगे। मतलब हम इसको क्या करेंगे, बंडल बना देंगे। कहते हैं ना एकता वाला, जो हम लोग ये कहानी पढ़ते हैं झाड़ू का टिनका वाला, वैसा हम लोग इसको पूरा बंडल बना देंगे। अब ये यूनिटी की तरह बिहेव करेगा। मतलब अब ये एक रेनफोर्समेंट है 2, लेकिन हुआ काम करेगा एक के जैसा। तो टोटल रेनफोर्समेंट कितना हो गया, 8, इतने ही स्पेसिंग में। अब इसके बाद हम लोग सेम चीज़ को रिपीट कर देंगे तो 16 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या किए, बंडल बनाए। तो बंडल्ड बार बनाने का जो टोटल प्रोसेस है वो 3 तरीके से हो सकता है कि या तो आप 2 बार का बंडल बनाएंगे, या तो आप 3 बार का बंडल बनाएंगे, या तो फिर आप 4 बार का आप बंडल बनाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब 2 बार का बंडल बनाएंगे तो ऐसा और ऐसा होगा। 3 बार का बंडल बनाएंगे तो ऐसा, ऐसा और ऐसा हो सकता है। 4 बार का बंडल बनाएंगे तो ये चारों ऐसे हो सकता है। अब 5 का नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप एक 5 लगाइएगा तो वो 3+2 ही काउंट होगा, तो 3+2 ही हो जाएगा। तो 3 तरीका है आपके पास बंडल बनाने का। अब जैसे ही आप सिंगल बार को, ये आपका सिंगल बार था, इसका जो कॉन्टैक्ट एरिया था कंक्रीट के साथ वो ये पूरा डायमीटर था, ये पूरा सरकमफ्रेंस था, ये पूरा कॉन्टैक्ट हो रहा था। जैसे ही आप बंडल कर दिए तो ये इतना सा पोर्शन दोनों ही बार का, ऊपर वाले बार का भी नीचे वाले बार का भी, ये आपस में ही कॉन्टैक्टेड है। तो कंक्रीट से तो कॉन्टैक्ट हुआ नहीं, तो कंक्रीट से जो कॉन्टैक्ट हुआ वो हुआ आपका ये वाला पोर्शन। ये जो हम येलो से मार्क कर रहे हैं, जो 8 बना रहा है, जिसका बीच वाला पोर्शन नहीं है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि ये इतना सा आपके कंक्रीट के साथ कॉन्टैक्ट हुआ, ये रिमेनिंग कॉन्टैक्ट हुआ नहीं। अगर इंडिविजुअल देते तो ये 1 बार होता, ये 2 बार होता, इसका कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होता, इसका कॉन्टैक्ट एरिया कम है। कॉन्टैक्ट एरिया कम है, इसका मतलब है कंक्रीट से कॉन्टैक्ट कम हो रहा है। कंक्रीट से कॉन्टैक्ट कम हो रहा है तो डेवलपमेंट लेंथ हम लोगों को और इंक्रीज देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अब आप बार्स बंडल में लगा रहे हैं तो डेवलपमेंट लेंथ ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया कम हो रहा है। तो आपका जो बॉन्ड पहले बनता कंक्रीट के साथ, अब वो बॉन्ड का आप लेंथ ही कम कर दिए, तो कॉन्टैक्ट कम किए तो लेंथ को एटलीस्ट बढ़ा के दो। तो कितना बढ़ा के देंगे, इस केस में हम लोग 10% इंक्रीज कर देंगे एलडी को। जो हम लोगों का एलडी निकल के आएगा वो 10% ज़्यादा हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इस केसेस में वो हो जाएगा 20%, 3 के केस में। 4 के केस में हो जाएगा 33%। ये 3 वैल्यूज़ याद रखने हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। सब्जेक्टिव इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है। थ्योरी आपको नहीं पूछता है बंडल बार्स का कि आप 4 नंबर के थ्योरी में इसको लिखिए। आपको डायरेक्ट ये ऑब्जेक्टिव का आपका क्वेश्चन है। या तो आपको क्वेश्चन बना देगा छोटा सा और बंडल बार्स करके न्यूमेरिकल बना देगा, तो एलडी आपको ऑटोमेटिकली 10% कैलकुलेट करके करना पड़ेगा। मगर एसएससी में इतना डिफिकल्ट करता नहीं है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में तो और भी नहीं करेगा। डायरेक्टली 1 नंबर में पूछ देगा कि 2 बार्स बंडल में रहेंगे तो डेवलपमेंट लेंथ कितना इंक्रीज़ करना है, 10% इंक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ तो करना ही नहीं है, ये तो ध्यान होना चाहिए कि कॉन्टैक्ट एरिया कम कर रहे हैं तो डिक्रीज़ कैसे कर देंगे। डिक्रीज़ तो हम लोग तब करेंगे जब हम लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा हो। ये तो नुकसान हो रहा है, ये तो हम लोगों को एएसटी मेंटेन करने के चक्कर में हम लोग बंडल दिए, अदरवाइज बंडल क्यों देते। ये चीज़ आपका बॉन्ड में एक लास्ट टॉपिक रह रहा था। यहाँ पे आपका बॉन्ड जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। ये है आपका बॉन्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कहानी। बस इतना ही अभी आप बॉन्ड के अगर आप जान जाएंगे तो ये काफ़ी होगा किसी भी तरह के न्यूमेरिकल को करने के लिए। ठीक है।